स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर जागता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और कुछ दूर आग दिखाई देती है। वह सोचता है कि वहाँ पे कोई पार्टी मना रहा है। उसे बहुत खुशी होती है और वह सोचता है कि मैं भी इस पार्टी में शामिल हो जाऊँ। उसी वक्त उसे कुछ भुने हुए मांस की खुशबू भी आने लगती है। वह सोचता है कि यह शायद तंदूरी चिकन होगा। वह उस ओर जाने की कोशिश करता है मगर वो गिर जाता है। फिर उसे समझ में आता है कि वह तो रस्सी से बंधा हुआ है। उसी क्षण उसके सामने एक स्क्रीन आती है। वह सोचता है कि अब ये क्या है। उसके हिलने डुलने की वजह से कुछ लोग उसकी ओर आना स्टार्ट करते हैं। वह सोचता है कि ये कौन लोग हैं जिनकी हाइट 2 मीटर से भी ज्यादा है। हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कहता है कि हेलो, मैं कहा हूँ यह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन वो दोनों हमारे मेन कैरेक्टर का कुछ नहीं सुनते हैं और उसकी ओर हाथ बढ़ाते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ याद आने लगता है। 12 घंटे पहले वह एक अनजान समुद्र किनारे नींद से जागता है और यह हवा देखने के बाद खुद को अकेला पाता है। उसे याद आता है कि कल शाम में वह सिस्टर झैंग के साथ उनकी फेवरेट एक्सेसरीज खरीद रहा था, पर सोने के बाद जब मैं जागा तो मैं यहाँ पे हूँ। सोचता है कि शायद भगवान ने उसके पापों की सजा दी है, पर किसके साथ खरीदारी, कोई पाप तो नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि जी जी गुगु, और कुछ लोग मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो ये आवाजें निकालते हैं, जिली गुलू। मेन कैरेक्टर सोचता है शायद ये को दिखाई देते हैं। उन्होंने आदि मानव जैसी पोशाकें पहनी होती है। वो उन लोगों से पूछता है, हे भाई लोगों, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। ये सुनते ही वो आदि मानव जैसे दिखने वाले लोग चिल्लाते हैं, जिली गालिबा। एक हड्डियों से बना भाला उसकी ओर फेंकता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के गले को छू के निकल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भागते भागते कहता है, भाइयों ये तो एक रियलिटी शो है और इतने सीरियस क्यों हो रहे हो। अभी भी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा है कि ये कोई कॉस्प्ले है और रियलिटी शो चल रहा है। मेन कैरेक्टर का पीछा करने वाले लोग उनकी भाषा में कुछ चिल्लाते हैं, जैसे कि वाली वाली काबा काबा। मेन कैरेक्टर सोचता है कि उनके पैरों का आवाज कम हो गया है, वो लोग पीछे रह गए। बहुत कम लोग हैं जो मुझसे रनिंग में कम्पीट कर सकते हैं। पर तभी एक भाला मेन कैरेक्टर के पेट को छू के जाता है। मेन कैरेक्टर सोचता है कि क्या ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। तभी मेन कैरेक्टर के सामने एक विंडो ओपन होती है। उसमें लिखा होता है कि मेन मिशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि 12 घंटे जीवित रहना है। मेन कैरेक्टर सोचता है, मेन मिशन? ये मेन मिशन क्या होता है? क्या एक सिस्टम है? क्या मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ? तभी वो आदि मानव जैसे दिखने वाले एक और हड्डियों का भाला फेंकते हैं, जो कि सीधे जाके हमारे मेन कैरेक्टर के गर्दन पे लगता है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर बेहोश होने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर प्रेजेंट में आ जाता है। खुद की विंडो चेक करता है जिसमें लिखा होता है, आपको आदि मानव के बीच 12 घंटे जीवित रहना है। मिशन कंप्लीटेड। 12 घंटे जीवित रहने पर आपको एक एट्रीब्यूट पॉइंट और सर्वाइवल पैकेज मिलता है। आपका एट्रीब्यूट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करें। वैसे तो अभी तक इस सीरीज में हमारे मेन कैरेक्टर का नाम नहीं बताया गया है, पर उसका नाम चैन ली है, तो आज से हम उसे चैन कहेंगे। चैन कहता है, मैं जिंदा हूँ और इन आदि मानवों से भी बच सकता हूँ। देखता हूँ मेरे मिशन का रिवॉर्ड क्या है। मिशन विंडो पे लिखा हुआ होता है, आपको एक सर्वाइवल पैकेज और एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है, और साथ ही चैन की स्टेटस विंडो भी दिखती है। उसमें लिखा होता है, होस्ट चैन ली, फिजिक 1+, स्ट्रेंथ 1+, एजिलिटी 1+, प्रेस्टीज 0, टेक्नोलॉजी 0, लैंड नन। चैन सोचता है जहाँ पे प्लस साइन है उसका मतलब वो एट्रीब्यूट में बढ़ा सकता हूँ। ये एक गेम जैसी सिस्टम है। क्या मैं एक गेम वर्ल्ड में आ गया हूँ? तभी उसके सामने एक और विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है, क्या आपको सर्वाइवल पैकेज ओपन करना है? चैन बिना कोई वक्त गमाए हाँ बोलता है। तभी उसके सामने 5 विंडो खुलती है, जिसके फर्स्ट विंडो में लिखा होता है, कांग्रेचुलेट, आपने सभी भाषाओं में नौसिखिया रैंक हासिल किया है। कांग्रेचुलेट्स, आपने बचने की कला में नौसिखिया रैंक हासिल किया है। सेकंड विंडो जिसमें लिखा होता है, आपका मैप एक्टिवेट हो गया है, आप जहाँ जाओगे वह जगह मैप पे रिकॉर्ड हो जाएगी और आप कोई भी नाम नोट कर सकते हैं। थर्ड विंडो जिसमें लिखा होता है, आप प्लेट माउंटेन एक्स बाहर निकालना चाहते हो क्या? फोर्थ विंडो जंगल में कैसा बचा जाए, ये रजिस्टर हो चुका है। फिफ्थ विंडो में लिखा होता है, आप प्राथमिक उपचार सीख गए हैं। इसी के साथ ये सभी नॉलेज एक साथ चैन के पूरे शरीर में चला जाता है। चैन सभी आदि मानवियों की भाषा समझने लगा है। एक सर पे खोपड़ी पहनने वाला आदमी कहता है, मैं सबसे खतरनाक, सबसे साहसी हूँ। चैन कहता है, मैं उनकी भाषा समझ सकता हूँ। ये एक प्राचीन युग है, यहाँ पे अभी तक सभ्यता विकसित नहीं हुई है। सभी चीजें अभी तक प्राथमिक चरण पे है और इस गेम में मुझे यहाँ सर्वाइव करना है और इन सभी को सिविलाइज करना है। ये एक फ्री स्ट्रेटजी सर्वाइवल गेम है। शायद ये गेम मुझे यहाँ का प्रधानमंत्री या भगवान बनाना चाहता है। तो ठीक है, मेरा एट्रीब्यूट पॉइंट स्ट्रेंथ में ऐड कर दो और मेरा स्लेट माउंटेन एक्स बाहर निकालो। जैसे ही एट्रीब्यूट पॉइंट स्ट्रेंथ में ऐड होता है, वैसे ही चैन की ताकत बढ़ जाती है और वह रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। चैन सोचता है, एक एट्रीब्यूट पॉइंट से मैं काफी ताकतवर महसूस कर रहा हूँ, और चैन उन आदि मानवों को अपनी ओर बुलाता है और वो आदि मानव भागते हुए चैन की ओर आते हैं और कहते हैं, इसे मार डालो और खा लो। चैन के नजदीक आने के बाद वह खोपड़ी पहनने वाला आदि मानव कहता है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। चैन उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे नीचा दिखने? मैं इस दुनिया का भगवान बनने वाला हूँ। वह खोपड़ी पहनने वाला कहता है, भगवान? भगवान क्या होता है? हमें नहीं मालूम। चैन सोचता है, शायद ये उन आदि मानवों का लीडर होगा। चैन उस लीडर को फाइट के लिए चैलेंज करता है। उस चैलेंज को देखने के बाद वो खोपड़ी वाला आदमी गुस्से में आता है और वह चैन की ओर हमला कर देता है। जैसे ही वह आदि मानवों का लीडर चैन पे हमला करता है, तभी चैन को एक और मेन मिशन की विंडो शो होती है जिसमें लिखा होता है कि आदि मानव को रोकना है और उनका लीडर बनना है।
मिशन रिवार्ड एक एट्रीब्यूट पॉइंट। आज से हम एट्रीब्यूट पॉइंट को किल पॉइंट कहेंगे। एक न्यूमोटॉनिक क्रीम यानी एक तरह की दवाई प्राप्त होगी जो कि खून रोक सकेगी। फेल होने पे आपकी कुल्हाड़ी टूट जाएगी। चैन सोचता है इस वक्त अगर मेरा हथियार टूट गया तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा, इसीलिए मैं हार नहीं सकता। चैन खुद की कुल्हाड़ी सामने करता है और आने वाला हमला रोकता है और सोचता है कि ये लोग इतने ताकतवर होंगे ये मैंने सोचा नहीं था, पर सिस्टम के कारण मेरा शरीर भी कमजोर नहीं है। दोनों एक दूसरे फिर से हमला करते हैं तो आदि मानवों के लीडर का हथियार जो कि हड्डियों से बना हुआ होता है वो टूट जाता है। ये देख के सभी आदि मानव हैरान हो जाते हैं और गुस्से से चिल्लाने लगते हैं और सभी एक साथ चैन के पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते एक आदि मानव चैन पर पीछे से एक लकड़ी से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चैन उसे गिरा के उसे स्टेज बना लेता है और कहता है कि मैं मरने से पहले कम से कम 5 लोगों को मार सकता हूँ, अगर मरना नहीं चाहते हो तो पीछे हट जाओ। ये सुनने के बाद वो लोग पीछे हटना शुरू करते हैं और फिर भाग जाते हैं। चैन सोचता है ये क्या चल रहा है, ये मुझसे इतना क्यों डर गए, क्या मैं इतना डराना हो। तभी उसके सामने और एक विंडो आती है, उसमें लिखा होता है आपको आदि मानवों को शेर से बचाना है। मिशन रिवार्ड में 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स यानी स्किल पॉइंट्स और आदि मानवों की पसंदगी आपको मिलेगी। चैन सोचता है शेर, अब ये शेर कहाँ से लाऊं मैं। तभी शेर चैन के ऊपर दहाड़ता है, उसे देख के चैन भागना शुरू कर देता है। चैन सोचता है क्या इस दुनिया में सभी मुझे खाना चाहते हैं, इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा। तभी शेर चैन को पंजा मार देता है और चैन गिर जाता है। चैन सोचता है कि इस तरह मैं नहीं भाग सकता। उसे ध्यान में आता है कि शेर एक जंगली जानवर है और शेर आग से डरते हैं, यही एक चांस है जो मैं शेर को हरा सकता हूँ। ये सोच के चैन शेर की ओर हमला कर देता है और फिल्मों जैसे स्लाइड करके शेर के नीचे से मारने की कोशिश करता है, पर शेर चैन के ऊपर ही पैर रखकर छलांग मार देता है। चैन बाद में सोचता है कि मैं इसके बाद कभी भी मूवीज पे विश्वास नहीं रखूंगा और चैन पहले वाली आग की तरह भागने लगता है। तभी उसे आग दिखाई देती है, वह लुढ़कते हुए आग की ओर बढ़ता है और एक जली हुई लकड़ी उठा लेता है। उस लकड़ी से वो शेर की आग को घायल कर देता है। घायल होने के कारण शेर थोड़ा पीछे हट जाता है। चैन सोचता है मैं आशा करता हूँ ये भाग जाए। तभी चैन को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। चैन सोचता है शायद ये कोई और बड़ा जानवर है। तभी आवाज सुन के शेर भी भाग जाता है। शेर के भागते ही चैन का मिशन कंप्लीट हो जाता है और एक नया मिशन आता है कि शेर का पीछे करो, आपको 2 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। तभी आवाजें और नजदीक आने लगती है। चैन वह 2 एट्रीब्यूट पॉइंट स्ट्रेंथ और एजिलिटी यानी स्पीड में बांट देता है और उस बड़े हुए स्पीड का इस्तेमाल करके वो जल्दी से आदि मानव के बीच पहुंच जाता है। उसे देख के सभी आदि मानव चौंक जाते हैं। उनका लीडर पूछता है शेर ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया। चैन खुद को बड़ा चढ़ा के बताता है शेर मेरे सामने एक बिल्ली है, मैंने उसे हरा दिया और वह भाग गया। मन में सोचता है प्लीज मुझे पसंद कर लो, मेरी इस बात पे विश्वास कर लो। यह बात सुन के सभी कुछ देर उसे घूरते रहते हैं और तभी अचानक एक पीली बाल वाली लड़की चैन के पास आती है और उसके पैर पकड़ के बोलती है आपने हमें बचा लिया, आप हमारे मुखिया बन जाओ। अगर आप हमारे मुखिया होंगे तो हमें कभी भी शेर से डरने की जरूरत नहीं होगी। सभी अपने घुटनों पे आके चैन के सामने झुक जाते हैं। चैन सोचता है शायद यही मिशन का सेकंड रिवार्ड होगा। चैन सभी को कहता है सभी खड़े हो जाओ, मैं किसी को नीचे नहीं देखना चाहता हूँ। ये कहते ही सभी खुशी से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि मुखिया ने हमारे साथ रहने का फैसला कर लिया है। चैन सोचता है हा मैं तो इनका राजा हो गया। चैन खुद की कुल्हाड़ी उठाता है और कहता है आज से मैं तुम सभी का राजा हूँ। ये कहते ही चैन को कुछ और विंडोज आती है, उसमें लिखा होता है आपने बिना नाम वाले कबीले को ज्वाइन किया है, मेन मिशन कंप्लीट हो गया है, आपको एक स्किल पॉइंट मिलता है। चैन सोचता है अभी तक मैंने स्ट्रेंथ में 2, स्पीड में 1 पॉइंट ऐड किए है, अब मैं ये पॉइंट फिजिक में ऐड करूंगा। जैसे ही चैन वो पॉइंट फिजिक में ऐड करता है तो उसे अपने शरीर में कुछ चीजें बदली हुई महसूस होती है। चैन सोचता है अगर फिजिक इम्प्रूव हो जाती है तो मुझे बाकी मिशन करने में यूजफुल रहेगी। चैन सेकंड रिवार्ड देखता है जो कि एक दवाई होती है, उसमें एक हरी बॉटल होती है जिसमें लिखा होता है कि ये दवाई अलग अलग घाव के लिए है, दवाई के कारण आपके घाव जल्दी भर जाएंगे, लेकिन ये दवाई एक दिन के भीतर ही खत्म करनी होगी। चैन सोचता है अगर मैंने ये दवाई इन्वेंटरी से निकाली तो मुझे ये एक दिन के भीतर ही खत्म करनी होगी। चैन सोचता है वैसे भी मुझे शेर ने पंजा मारा है, मैं ये दवाई यहाँ पे ट्राई करता हूँ। जैसे ही वो दवाई चैन अपने घाव पे लगाता है घाव गायब हो जाते हैं। ये देखने के बाद सभी चौंक जाते हैं। चैन पुरानी मुखिया के पास जाकर कहता है अगर कोई घायल है तो मैं ये दवाई उसको दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद वह मुखिया जोर से चिल्लाता है हमारा मुखिया बहुत दयावान है। चैन कहता है मैं तुम्हारा मुखिया हूँ, ये तो मेरा फर्ज है, चलो मुझे अपने नाम बताओ। तो वह पुराना मुखिया कहता है मेरा नाम शिबू है, लेकिन लोग मुझे स्टोन बोन कहते हैं, मैं अच्छी फिजिक रखता हूँ और मैं पुराना मुखिया हूँ। एक छोटा लड़का कहता है मेरा नाम ईगन है और मैं एक शिकारी हूँ। एक गोल मुंह वाला कहता है मेरा नाम उल्फबोन है, मैं जोर से चिल्ला सकता हूँ और जंगली जानवरों को डरा सकता हूँ। एक ऊंचा आदमी कहता है मेरा नाम वान है और मैं सबसे ताकतवर हूँ। पर तभी पीछे से एक लड़की कहती है ये नहीं, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं पत्थर भी फेंक सकती हूँ। एक और लड़की कहती है मैं शाशा हूँ, पेड़ों पर चढ़ सकती हूँ, पेड़ों के फल तोड़ सकती हूँ। एक और लड़की कहती है मेरा नाम एल है और ये मेरे 2 बेटे हैं और लेकिन मैंने इन दोनों का नाम अभी तक सोचा नहीं है। एक लड़का नीचे से कहता
कहता है, मैं एक शिकारी हूँ और मेरा नाम शॉन है, मैं बहुत अच्छी तरह से देख और सुन सकता हूँ। चैन सोचता है शॉन एक अच्छा स्काउट हो सकता है। तभी एक विंडो ओपन होती है, उसमें मिशन होता है 18 दिनों के भीतर सभी के लिए रहने के लिए घर बनाओ और इस छोटे कबीले को 50 लोगों का बड़ा कबीला बनाओ। मिशन पूरे होने के बाद आपको 3 स्किल पॉइंट यानी एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेंगे और एक बड़ा साधन का बॉक्स मिलेगा, कुछ विरासत मिलेगी। चैन सोचता है 18 दिनों में 50 लोगों का कबीला बनाना बहुत मुश्किल है। यह एक ही तरह पॉसिबल हो सकता है, वह तरीका है बाकी कबीलों को मेरे कबीले के साथ मिलाना, क्योंकि अभी मेरे कबीले में सिर्फ 15 लोग हैं। उस रात सभी के साथ सोते वक्त भूख के कारण चैन की नींद खुल जाती है। सभी की ओर देखने के बाद चैन सोचता है आज सभी मेरे कारण भूखे हैं, किसी ने भी आज खाना नहीं खाया, मुझे सभी के लिए खाना ढूंढना होगा। चैन को याद आता है कि इन लोगों का खाना उसी जगह है जहाँ मेरी लड़ाई उस शेर से हुई थी। चैन सोचता है वहाँ पे वह मॉन्स्टर अभी भी हो सकता है जिसके कारण वह शेर भाग गया था। लेकिन बाद में चैन सोचता है मैं यहाँ नहीं रुक सकता, नहीं तो मैं भूख के कारण ही मर जाऊंगा। ये रिस्क तो मुझे लेनी ही चाहिए। बाद में चैन कहता है मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वह मॉन्स्टर अभी भी वहाँ हो सकता है। यह सोच के चैन खाना लेने के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ जाने के बाद वह झाड़ी के पीछे छुप जाता है और देखने लगता है कि वहाँ कोई खतरा तो नहीं है। वहाँ चैन को कोई भी नहीं दिखाई देता है, तो चैन वहाँ से सभी चीजें उठा लेता है और भागना शुरू कर देता है। थोड़ा भागने के बाद वह एक छेद में गिर जाता है और वह कहता है ये कोई छेद नहीं है, यह तो उस मॉन्स्टर के पैरों का निशान है। क्या ये डायनासोर हो सकता है? तभी चैन को समझ में आता है यह केवल आदि मानव का ईरा यानी कालखंड। ये केवल आदि मानवों का ईरा नहीं है, इस ईरा में सभी खतरनाक जानवर है जो कि जिंदा भी नहीं होने चाहिए। मुझे जल्दी से सेफ जोन ढूंढना होगा। सुबह होने के बाद सभी आदि मानव खाना एक दूसरे से छीनने लगते हैं। चैन सोचता है कि इन लोगों को अभी तक बांट के खाना क्या होता है नहीं मालूम, मुझे इस बारे में कुछ करना होगा। चैन सभी से कहता है इस खाने में से ज्यादा हिस्सा उन्हें ही मिलेगा जो मेरे साथ शिकार के लिए आएंगे। तो कौन कौन मेरे साथ आना चाहता है? यह सुनकर टोनबोर्ड कहता है वैसे तो हम बारी बारी शिकार के खोज में जाते हैं, पर अगर आप आने वाले हो तो हम सब आपके साथ आने के लिए तैयार है। चैन कहता है अगर यह बात है तो जो भी मेरे साथ आना चाहता है वो आ सकता है। वैसे भी मुझे हम सभी के घरों के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी है। तब वह ताकतवर लड़की कहती है ये घर क्या होता है? चैन कहता है घर एक ऐसी जगह होती है वहाँ पे हम सब रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ खाना बांट सकते हैं, जहाँ पे हमें खतरा बहुत कम होगा। घर एक पेड़ की जड़ों जैसे होता है जहाँ सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। टोनबोन कहता है हम ये घर कैसे निर्माण करने वाले हैं? चैन सभी को बुलाता है और कुछ ड्राइंग निकालने लगता है। उसी के साथ वह बताता है हमें एक ऐसी जगह चाहिए उसकी एक तरफ पहाड़ दूसरी तरफ नदी हो, जिसके कारण हम आने वाले हमलों से बच सकते हैं और हमें पानी, पेड़, पत्थर किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अगर यह जगह समंदर के नजदीक मिलती है तो और भी अच्छा, हम कुछ शिप्स भी बना सकते हैं। तभी छोटा शान कहता है इस तरह की जगह तो मुझे पता है कहाँ है। चान कहता है अगर हमें इस तरह की जगह मिल जाती है तो हमें बहुत बड़ी मदद होगी। छोटा शान कहता है हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ बहुत बड़े बैल होते हैं। चान कहता है अगर गाय होगी तो हम उससे दूध निकाल सकते हैं और बैल होगी तो उनसे खेती कर सकते हैं। यहाँ चान और छोटा शान इन दोनों के बैलों की डिफिनेशन कुछ अलग है। चान कहता है तो चलो ठीक है, आज हम बैलों की शिकार करेंगे, चलो अपने हथियार उठा लो। और उसी के साथ सभी अपने हथियार उठा लेते हैं। बैलों के इलाके में आने के बाद छोटा शान झाड़ियों के बीच में से इलाके का जायजा लेता है। छोटा शान बहुत अच्छा स्काउट होता है, उसने छुपने के लिए एक मुर्गी की टोपी भी पहनी होती है। चान उसे कहता है यह तो केवल बैलों का इलाका है, हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तो शेर को डरा के भेजा है, यह तो केवल बैल है। यह सुनने के बाद सभी का हौसला बढ़ जाता है। छोटा शान कहता है इस पहाड़ के पार उन बैलों का इलाका है। वह पहाड़ चढ़ने लगते हैं। जब चान पहाड़ के ऊपर से देखता है तो वह खुश हो जाता है और कहता है इसी तरह की जगह मुझे चाहिए जो पहाड़ों से घिरी हो, जैसे कि किसी किले की दीवार, पानी के लिए नदी हो, खेती के लिए बहुत सारी जमीन हो, बहुत सारे पेड़ पौधे, और यहाँ मुझे समंदर की खुशबू भी आ रही है। तभी चान के सामने सिस्टम विंडो आती है, उसमें लिखा होता है कि आपने नया इलाका ढूंढ लिया है, आपका मैप अपडेट हो रहा है। मैप देखने के बाद चान कहता है मेरा सोचना बिल्कुल सही था, यह जगह 3 ओर से पहाड़ों से घिरी है और चौथी ओर से नदी है, यह जगह मेरा गाँव बसाने के लिए परफेक्ट है। तभी छोटा शान चान को खींच लेता है और कहता है क्या इस तरह सामने खड़े मत रहो, नहीं तो वह बैल आपको देख लेंगे। चान छोटे शान की बात सुन लेता है और पत्थर के पीछे से अपना मैप स्कैन करने लगता है। तभी उसे नोटिफिकेशन आती है, यहाँ पे 3 तरह की वनस्पति है, 2 तरह के जानवर है। पहली वनस्पति ग्रीन सनफ्लावर, जिसके जड़े पेट दर्द कम कर सकते हैं। दूसरी वनस्पति लायाना, जिसका रस विषारी है, जिससे कुछ देर के लिए लकवा मार सकता है। तीसरी वनस्पति एक उड़ता वृक्ष, इससे बहुत अच्छी लकड़ी मिलेगी। पहला जानवर ग्रे गिलहरी, खाने में इस्तेमाल हो सकती है। दूसरा जानवर मधुमक्खी, 5 बार काटने से मृत्यु हो सकती है। चैन सोचता है सिस्टम का यह फंक्शन जिसमें मुझे सभी चीजों की इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये मुझे भविष्य में बहुत काम आएगी। फिर चैन छोटे शॉन से पूछता है तुम जो बैल कह रहे थे वो कहाँ है? छोटा शॉन एक पेड़ों से घिरी जगह दिखाता है और कहता है वहाँ है नदी के पास। सब उस दिशा में
कहीं जाना शुरू करते हैं। चांद कहता है आजू बाजू कोई खतरा हो सकता है, सब संभाल के चलो। आधे घंटे बाद सब उस जगह आ जाते हैं। चांद उस जगह को ध्यान से देखने के बाद कहता है यहाँ तो सब शांति है, जो तुम डरावने बैल कह रहे थे वे कहाँ है। चांद फिर से अपना स्कैन ऑप्शन ओपन करता है, उसमें 3 वनस्पति और एक जानवर दिखाता है। चांद कहता है यहाँ पे तो कोई बैल नहीं दिखा रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं है। तभी छोटा चांद कहता है पीछे देखो। पीछे देखने के बाद चांद को एक बहुत बड़ा बैल दिखता है। वह आदमियों जैसे 2 पैरों पे चल रहा होता है, उसके पूरे शरीर पर नीली रेखाएं होती है। तभी सिस्टम अपडेट होता है और उस बैल की इन्फॉर्मेशन बताता है, नाम ब्लैक हॉर्न बुल, शाकाहारी जानवर। तभी टोन बोन डरते हुए कहता है मुखिया क्या हम सच में इस बैल का शिकार करने वाले हैं। चांद खुद भी डर रहा होता है और सभी के सामने साहसी होने का नाटक करता है और कहता है हाँ हम इसी का शिकार करेंगे, सभी छुपके वार करने के लिए तैयार रहो। यह कहकर चांद पेड़ के पीछे चला जाता है और वहाँ रोने लगता है और कहता है मैं यहाँ किस जगह पे फंस गया हूँ, ठीक है मुझे कुछ करना चाहिए। चांद को एक छोटा बहन दिखता है, वो सोचता है कि इससे बात करने की कोशिश करता हूँ, वैसे भी मेरी बात करने की स्किल्स बहुत अच्छी है। चांद उस छोटे बैल को देख के कहता है हाय तुम क्या खा रहे हो। बैल चांद की ओर देखता है और थोड़ी देर बाद गुस्से से लाल हो जाता है और चिल्लाने लगता है। उस वजह से सभी बैलों का ध्यान चांद की तरफ जाता है और वह नीले से लाल हो जाते हैं और चांद का पीछा करने लगते हैं। चांद भागना चालू करता है और नदी को तैर के पार कर लेता है, तो भी सभी बैल उसके पीछे होते हैं। टोनबन कहता है वाओ ये हमारा राजा कहलाने लायक है, उसने सभी बैलों को गुस्सा दिला दिया। वो किसी से नहीं डरता है। चांद भागते भागते पहाड़ के सामने आ जाता है, उसके ऊपर चढ़ना चालू कर देता है, पर तभी पहाड़ जोर से हिलना शुरू करते हैं। पीछे देखने के बाद उसे दिखता है वो सभी बैल पहाड़ को टक्कर मार रहे होते हैं। उनमें से कुछ टक्कर के कारण बेहोश भी हो जाते हैं। कुछ देर बाद सभी बैल वापस जाते हैं। चांद को वापस जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जो कि पहाड़ के ऊपर से होता है। चांद पहाड़ चढ़ जाता है तो उसे एक बहुत अच्छा नजारा दिखता है। वो सोचता है ये बहुत अच्छी जगह है, वे पहले यह मेरा कबीला, उसके बाद एक शहर, एक राज्य बसा दूंगा। छोटा शॉन कहता है ये बैल तो वापस आ गए, पर हमारे मुखिया कहाँ है। टोनबन कहता है वे पेड़ पे चढ़ के देखता हूँ, अगर मुखिया मर गए होंगे तो वह कुल्हाड़ी मुझे चाहिए। तभी एक कुल्हाड़ी उड़ते हुए उस पेड़ को लगती है और चांद कहता है टोनबन तुम एक बहादुर आदमी हो, क्या तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो। टोनबन कहता है नहीं मुखिया, मुझे लगा कि ये बैल बहुत ताकतवर है, शायद आप नहीं बचे होंगे। चांद कहता है हम इन बैलों से खेती नहीं करवा सकते, पर हम इनको खा जरूर सकते हैं। छोटा शॉन और स्टोनबन कहता है ये हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत बड़े हैं, हम उनको खाने से पहले वो हमें खा लेंगे। चांद उनको डरा के कहता है मुझे नहीं सुनना है। फिर पूछता हूँ क्या हम इन बैलों को खा सकते हैं। सभी डरते हुए कहते हैं हाँ हम इन बैलों को खा सकते हैं। चांद अपनी कुल्हाड़ी उस पेड़ से निकालता है और कुल्हाड़ी ऊपर करके बोलता है ठीक है, आज से तुम लोगों को बेसिक हथियार कैसे बनाना है ये मैं सिखाऊंगा, और एडवांस हंटिंग टेक्निक भी मैं सभी को सिखाऊंगा। हथियारों के साथ हम इनको जरूर मार सकते हैं। यह सुनकर सभी में जोश आ जाता है और सभी चिल्लाने लगते हैं। कहता है अच्छे हथियारों के साथ हम इन्हें मार सकते हैं, मैं तुम सभी सिखाऊंगा कि हथियार कैसे बनाते हैं और एडवांस शिकारी की टेक्निक्स कैसे इस्तेमाल की जाती है। वहाँ से वापस आने के बाद चांद अपनी कुल्हाड़ी के एक ही वार से पूरा पेड़ काट डालता है। यह देख के उसके सभी साथी चौंक जाते हैं। टोनबन कहता है मुखिया आपने ये पेड़ क्यों काटा, ये पेड़ हम खा भी नहीं सकते और इसमें कोई फल भी नहीं है। चांद कहता है यह पेड़, ये लकड़ियाँ हमारे हथियारों का प्रमुख घटक होंगे। देखो अगर हम एक सीधी लकड़ी लेते हैं और एक ओर से उसे छील देते हैं तो यह एक भाला बन जाता है। यह कहते ही चांद के सामने एक विंडो आती है, उसमें लिखा होता है आपने एक नया हथियार खोजा है, आपको एक टेक्नोलॉजी पॉइंट मिलता है। चांद सोचता है टेक्नोलॉजी पॉइंट मुझे पहली बार मिला है, इसे इस्तेमाल किस तरह किया जाता है ये अभी तक मुझे नहीं पता चला है। बाकी मिशन से यह पॉइंट कोई खतरा उठाए बिना मिला है। चांद सभी को कहता है इसे एक भाला कहा जाता है, हम इसे इस्तेमाल करके दूर से ही किसी भी शिकार पे हमला कर सकते हैं। चांद सभी को भाला फेंकने की कला सिखाता है। वह एक भाला फेंकता है जो सीधा जाके पेड़ के अंदर चला जाता है। टोनबोन पेड़ के नजदीक जाके कहता है ये तो काफी ताकतवर हथियार है, पहले तो हम सिर्फ लकड़ियाँ उठा लेते थे पर हमें नहीं मालूम था कि इन लकड़ियों से इस तरह खतरनाक हथियार भी बना सकते हैं, हमें भी इसे एक बार ट्राई करने दो। चांद कहता है ठीक है स्टोनबोन, पुराने मुखिया होने के नाते मैं ये भाला तुम्हें देता हूँ। तभी बाकी कबीले वाले कहते हैं हम सभी को भाला चाहिए। चांद कहता है ठीक है, मैं सभी को एक एक भाला देता हूँ। सभी को भाला मिलने के बाद सभी लोग लड़ाई की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। चांद खुद की प्रैक्टिस एक साथ 2 लोगों से लड़के करता है। चांद सोचता है इन लोगों में ताकत तो बहुत है पर टेक्निक की कमी है। चांद टेक्निक इस्तेमाल करके दोनों को हरा देता है और सभी को बोलता है सिर्फ ताकत से नहीं दिमाग से भी लड़ना सीखो। बाद में सभी लोग निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। उसमें सबसे पहला निशाना टोनबोन लगाता है, वह निशाने से चूक जाता है पर आधा भाला पत्थर के अंदर चला जाता है। चांद उसे कहता है अगर तुम भाला फेंकते वक्त थोड़ी कम ताकत लगाओगे तो तुम अच्छे से निशाना लगा सकते हो। तभी एक भाला चांद के पैरों के पास लगता है, वह भाला छोटे शॉन का होता है। चांद उसे कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। छोटा शॉन चांद को सॉरी कहता है। कुछ देर प्रैक्टिस के बाद किसी का भी भाला निशाने पे नहीं लगा होता है। तभी एक भाला सीधा जाके निशाने के मध्य में लगता है। चांद देखता है यह किसने फेंका, तो उसे ईगन ने फेंका होता है। चांद पूछता है ईगन
क्या ये बाला तुमने फेंका था? ईगन कहता है हाँ मुखिया, क्या मैं जीत गया? चान कहता है हाँ, आज से ये दोनों बाले तुम्हारे। तभी वह ताकतवर लड़की झाड़ियों से बाहर आती है और कहती है मुखिया, एक बड़ा जानवर जंगल में घूम रहा है। चान सभी को कहता है अपने अपने हथियार उठा लो और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, वह आ रहा है। तभी एक बहुत बड़ा जंगली सुअर जंगल से बाहर आता है और वह गुस्से में होता है। चान कहता है सभी ध्यान से इसे घेर लो। यह कहने के बाद चांद सीधा उस जंगली सुअर के सर पे हमला कर देता है और उसे रोक लेता है। उसी वक्त सभी अपना अपना भाला उस जंगली सुअर की ओर फेंकते हैं। भाला लगने की वजह से वह जंगली सुअर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चांद का भाला टूट जाता है। पर तभी ईगन एक भाला सीधा सुअर के आंख में दे मारता है। एक पेड़ पे छोटा शॉन बैठा हुआ होता है। खुद को बुरी हालत में पाने के कारण वह जंगली सुअर पूरे जोर से चांद पे हमला कर देता है, पर चांद अपनी कुल्हाड़ी से उसका पैर काट देता है और छोटे शॉन से कहता है शॉन अब तुम्हारी बारी। यह सुनते ही छोटा शॉन पूरे जोर से वो जंगली सुअर पे हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। इस वजह से जंगली सुअर और भी गुस्सा हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है, लेकिन छोटा शॉन अभी भी उसे नहीं छोड़ता है। चांद फिर से उस पर हमला करने के लिए निकलता है और एक वर्टिकल स्लाइस करता है और उसे मार देता है। इसके बाद चांद सभी से कहता है तुम सभी ने इस लड़ाई में बहुत अच्छा किया, आज रात हम पार्टी करेंगे। छोटे शॉन ने अभी भी उस जंगली सुअर को छोड़ा नहीं होता है। तब चांद कहता है शॉन अब तुम उसे छोड़ सकते हो, तुमने बहुत अच्छा किया, अब तुम खड़े हो जाओ, तुम मेरे सबसे अच्छे स्काउट बनने वाले हो। ईगन तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा था, अब से तुम मेरे साथ सभी शिकार के लिए चलोगे और मैं तुम्हें एक अच्छा हथियार दूंगा। यह सुनकर ईगन खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह ताकतवर लड़की एक बड़ा मांस का टुकड़ा चांद को देती है और कहती है मुखिया यह खा लो। तब चांद उससे पूछता है तुम इसे बिना पकाए खाओगे? जब मैं जागा था तब तो तुम सभी आग के पास खड़े थे और खाना पका रहे थे। वह लड़की कहती है हाँ, पर वह आग अब हमारे पास नहीं है, हमने वह जंगल से पाई थी लेकिन वो अब हमारे पास नहीं रही। तब चांद को समझ में आता है इन लोगों को अभी भी आग किस तरह पैदा की जाती है यह नहीं मालूम। आग ही है जिसके कारण मनुष्य ने इतनी तरक्की की है। मुझे इन्हें सिखाना होगा कि आग कैसे पैदा की जाती है। चांद सभी को बुलाता है। वह एक टूटा हुआ भाला उठा लेता है और एक बड़े पेड़ के तने पे थोड़ी रुई और सॉडस्ट डाल के उसे घुमाने लगता है और उनको बोलता है कि अगर इसे मैंने कुछ देर घुमाया तो घर्षण के कारण इसमें आग पैदा हो जाएंगी। थोड़ी देर घुमाने के बाद उसमें आग पैदा हो जाती है। ये देखने के बाद सभी खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमारा मुखिया कुछ भी कर सकते हैं, अब हमें कच्चा मांस खाने की जरूरत नहीं है। तभी चांद को एक विंडो शो होती है, उसमें लिखा होता है आपने इस इरा में आग लगाने की टेक्निक बना ली है, आपको 10 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स मिलते हैं। टेक्नोलॉजी पॉइंट आपको पत्थरों पे लिखी ड्राइंग समझने में मदद करेंगे। एक ड्राइंग समझने के लिए 10 टेक्नोलॉजी पॉइंट खर्च करें। चांद सोचता है पुराने इरा में यह ड्राइंग ही संदेश भेजने का यानी कम्युनिकेशन का माध्यम है। तभी छोटा शॉन चांद को कहता है मुझे इस जंगल में सुअरों के बच्चे मिले हैं। तभी चांद को एक मिशन मिलता है, जंगली सुअरों के बच्चों को पालतू बनाओ। पूरा होने पर आपको एक ट्रेजर चेस्ट और एक कुक बुक मिलेगी। चांद छोटा शॉन और वह ताकतवर लड़की को कहता है उन सभी बच्चों को यहाँ ले आओ। चांद बाकी लोगों से कहता है तुम लोग कुछ लकड़ियाँ, कुछ घास, कुछ रस्सी लेके आओ। चांद एक बड़ी लकड़ी जमीन में गाड़ देता है और सभी को कहता है सब इस तरह एक छोटी लकड़ी को बड़ी लकड़ी से बांधो और एक टी शेप बना लो। सभी टी शेप एक दूसरे से बांधने पर एक झोपड़ी जैसा कोन शेप बन जाता है। उसके ऊपर घास डालने के बाद एक छोटा घर बन जाता है। सभी उस घर में जाने के लिए झगड़ा करते हैं। तभी चांद सभी को कहता है यह तुम्हारे लिए नहीं है, यह तो उन सुअर के बच्चों के लिए है। तभी एक आदमी चांद से कहता है मुखिया इतना अच्छा घर हम इन सुअरों को क्यों दे रहे हैं? चांद कहता है मैं तुम सभी को इससे अच्छा घर बनाने वाला हूँ। तब वह कहता है सच्ची इससे भी अच्छा घर? तो ठीक है, यह उन बच्चों को रहने दो। तब ईगन चांद को कहता है हम इन बच्चों को वहाँ क्यों रख रहे हैं? चांद सभी से कहता है क्या तुम लोग बिना शिकार किए खाना नहीं खाना चाहते हो? बड़े होने के बाद यह सुअर हम खा सकेंगे। तभी चांद को विंडो शो होती है, मिशन कंप्लीटेड। आपको एक ट्रेजर बॉक्स और कुक बुक मिलती है। चांद पहले ट्रेजर बॉक्स खोलता है, उसमें एक नमक की बोरी मिलती है और कुक बुक में कुछ खाने के व्यंजनों की विधि लिखी होती है, यानी कुछ रेसिपी होती है। रात में चांद छोटे शॉन को पूछता है क्या तुमने कभी हमारे अलावा और कोई इंसानी कबीले देखे हैं? छोटा शॉन कहता है हाँ, पर वह अच्छे नहीं है और वे हमारे जैसे दिखते भी नहीं है। वैसे 3 कबीले हैं। पहले कबीले में सभी औरतें हैं और वह एल्फ्स प्रजाति के हैं। दूसरे कबीले में सभी मछली मानव है। इन दोनों कबीले में 30-40 लोग होंगे और तीसरा कबीला सबसे खतरनाक है। उस कबीले में लोग भी बहुत ज्यादा है। उनके मुखिया के पास कुछ सुपरनेचुरल शक्तियाँ है। वह शेर को एक ही वार से खत्म कर सकता है, वो भी बिना किसी हथियार। यह सुनकर चांद चौंक जाता है। दूसरे दिन चांद इयान को कहता है तुम्हारा निशाना सबसे अच्छा है, तुम इन सभी को ट्रेन करो। इयान सभी को ट्रेन करने के लिए ले जाता है। उसके बाद चांद वह ताकतवर लड़की को कहता है तुम सभी लड़कियों को यहाँ बुला के लाओ। सभी लड़कियाँ आने के बाद
चांद सभी को कहता है मैं आज तुम्हें पत्थरों से कुल्हाड़ी कैसे बनाना है ये सिखाऊंगा। चांद सभी लड़कियों से कहता है पहले एक पत्थर लो, उसे घिस घिस कर नुकीला कर दो और एक लकड़ी से बांध दो, ये आपके पत्थरों की कुल्हाड़ी बन जाती है। तभी चांद को और एक नोटिफिकेशन आता है, आपने पत्थरों को नुकीला बनाना सीख लिया है, आपको एक टेक्नोलॉजी पॉइंट मिलता है। तभी वह ताकतवर लड़की एक कुल्हाड़ी दिखाते हुए चांद को बोलती है मुखिया मैंने बना दिया और यह आपके कुल्हाड़ी जैसी बनी है। यह सुनते ही चांद को एक अलग नोटिफिकेशन दिखता है, उसमें लिखा होता है आपने कंडीशन पूरी की है, आपने आपके साथियों में विविध कलाएं पहचानी है, अब से आप सभी की छुपी हुई विंडो देख सकते हैं जिसमें उनकी कला लिखी होंगी। चांद जब उस ताकतवर लड़की को देखता है वहाँ लिखा होता है हथियार बनाने की कला। चांद सभी लड़कियों से कहता है आपके पास एक दिन है, ज्यादा से ज्यादा हथियार बना लो, दिन खत्म होने से पहले 38 भाले बन जाते हैं। चांद सोचता है 50 भाले हमारे लिए काफी रहेंगे। वहाँ से चांद इयान की ट्रेनिंग देखने जाता है, तभी उसके सामने एक लकड़ी का तना आ जाता है। चांद इयान से कहता है ये क्या है? इयान कहता है मुखिया हम जब भी शिकार करते हैं तब हमारी शिकार हमेशा हिलती रहती है, उस चीज का अभ्यास करने के लिए मैंने ये बनाया है और इस अभ्यास से अब सभी बहुत अच्छा भाला फेंक रहे हैं। चांद यह सुनने के बाद कहता है कल हम उन बैलों पे हमला कर सकते हैं, इससे पहले मुझे एक सीक्रेट हथियार बनाना है। उस रात चांद कुछ पत्तियों का रस निकालता है और उस ताकतवर लड़की को कहता है इस रस को बिना हाथ लगाए भालों के नोक पे लगा दो, कल यह चीज हमारा सीक्रेट हथियार होगी, यह एक जहरीली दवाई है। दूसरे दिन चांद सभी को कहता है जो औरतें लड़ नहीं सकती वह सभी यहाँ बच्चों को संभालो और बाकी सभी मेरे साथ चलो। 1 घंटे बाद सब लोग उन पहाड़ों में होते हैं जहाँ से चांद उन बैलों से बच के ऊपर आया होता है। चांद सभी को वहाँ रुकने को बोल के खुद नीचे जाता है। जब चांद नीचे जा रहा होता है तो कुछ लोग स्टोन बोन से कहते हैं क्या यह खतरनाक नहीं है कि हमारे मुखिया अकेले ही वहाँ जा रहे हैं? स्टोन बोन उनसे कहता है हमारे मुखिया बहुत बहादुर है, वह अकेले वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन उनका प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा, हम लोग एक एक बैल की शिकार करेंगे। चांद वहाँ पे एक झाड़ियों में छुपा होता है, उसे एक बैल वहाँ पे दिखता है। चांद सोचता है शायद मैं इस अकेले को वहाँ पे ले जा सकता हूँ। चांद उस बैल को एक पत्थर मार के फेंकता है और उसे बुलाता है, लेकिन तभी उस बैल के साथ और 2 बैल वहाँ पे आ जाते हैं। चांद सोचता है मुझे तो एक ही बैल को बुलाना था, लेकिन यहाँ पे 2 आ गए, चलो ठीक है पहले मैं भागता हूँ। वह उस पहाड़ की ओर भागना चालू कर देता है। तभी पहाड़ पे बैठे उनके सभी साथी उन बैलों पे भाला मारना स्टार्ट कर देते हैं। उनमें से एक बैल को बहुत भाले लग जाते हैं और वह बेहोश होने लगता है। तभी चांद उस पहाड़ पे चढ़ जाता है, लेकिन बचे हुए 2 बैल उस पहाड़ को जोर से टक्कर मारते हैं। जिस पत्थर को चांद ने पकड़ा होता है वह निकल जाता है और चांद नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी उसे एक हाथ पकड़ लेता है। वह हाथ स्टोन बोन का होता है। स्टोन बोन उसे ऊपर खींच लेता है। तभी चांद को स्टोन बोन की विंडो दिखती है, उसमें लिखा होता है सभी को कमांड देने में माहिर। चांद सोचता है स्टोन बोन बहुत अच्छा कमांडर बन सकता है। नीचे देखने पर उन तीनों बैलों को कुछ भाले लगे हुए होते हैं और वह बेहोश होने वाले होते हैं। तभी छोटा श्वान कहता है मुखिया सामने देखो, वहाँ से बहुत सारे बैल भागते हुए आ रहे हैं। चांद कहता है ये जो 3 बैल है ये हमारे लिए चारे का काम करेंगे, हमें उनके लीडर को मारना है जो सबसे बड़ा बैल है। उन बैलों के झुंड में पीछे उनका लीडर खड़ा होता है, वो उन बैलों से 3 गुना ज्यादा बड़ा होता है और उसका रंग भी काला होता है। वो काला बैल अपने साथियों को वहाँ पे बेहोश देख के बहुत गुस्से में आ जाता है और जोर से दहाड़ता है। उस दहाड़ की वजह से जिस पहाड़ पे चांद और उसके साथी होते हैं वह पहाड़ टूटने लगता है। तभी बहुत सारे बैल उस पहाड़ को टक्कर मारते हैं। उस टकराव की वजह से वह पहाड़ पूरी तरह धंसने लगता है। चांद कहता है पीछे हटो, लेकिन यह सब लोग सुनने से पहले ही वो पहाड़ धंसना शुरू हो जाता है और वह ताकतवर लड़की ऊपर से गिर जाती है। उसे बचाने के लिए चांद और उसके कुछ साथी नीचे आ जाते हैं और सभी साथी उसे बचाने के लिए उसके सामने भाला लेके खड़े हो जाते हैं। वह सभी चांद को कहते हैं शायद अब हम नहीं बच सके, यहाँ तो बहुत सारे बैल हैं। तभी ऊपर से स्टोन बोन कहता है मुखिया अब हम क्या करें? चांद कुछ बोलने से पहले ही वह सभी बैल उस पे हमला कर देते हैं। तभी चांद का एक साथी उसके सामने आके एक बैल को भाला मार देता है और चांद अपनी कुल्हाड़ी से उस बैल को जख्मी कर देता है। चांद का एक टकला साथी एक बैल को भाला मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह बैल बीच में हाथ डाल के वह भाला रोक लेता है और उस टकले आदमी पे हमला कर देता है। लेकिन वह टकला आदमी उस बैल के सींगों को पकड़ के उसे रोके रखता है और उसका एक साथी उस बैल को एक भाला मार देता है। स्टोन बोन अपने जो साथी ऊपर होते हैं उनसे कहता है उस बैल को जल्दी से भाले मारो, वह जख्मी है, वो जल्दी ही बेहोश हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे काफी
काफी सारे बैल होते हैं और उनका मुखिया सामने आ जाता है और उसी वक्त एक बहुत जोर से बिजली चमकती है। वह काला बैल अपने मुंह से एक लेजर बीम छोड़ता है जो सीधी आके उस पहाड़ को लगती है और पहाड़ बुरी तरह से टूट जाता है। चांद सोचता है अब ये क्या है, ये लेजर बीम भी छोड़ सकता है। तो भी हिम्मत जुटा के चांद उस बैल का सामना करने का डिसीजन लेता है और उस बैल की ओर भागने लगता है। उस बैल के सिंह चांद अपने खुद के कुल्हाड़ी से रोक लेता है, लेकिन उस बैल में बहुत ताकत होने के कारण चांद पीछे की ओर गिर जाता है। वैसे ही वो पीछे की ओर भागना स्टार्ट कर देता है। वह सोचता है यह लेजर बीम की वजह से हुआ जो छेद है वो मेरी मदद कर सकता है, लेकिन तभी वह बैल उसे पीछे से मार देता है। चांद को मारने के बाद वह बैल चांद के बाकी साथियों की तरफ मुड़ जाता है और उनकी तरफ हाथ बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। सभी साथी उस बैल से डर जाते हैं, लेकिन तभी एक कुल्हाड़ी उड़ते हुए आके उस बैल को लगती है। चांद कहता है कि तुम्हारे कारण ही मैं बच गया हूँ। तुम्हारी जो लेजर बीम इस पहाड़ी को लगी थी वहाँ पे एक छेद हो गया था और मैं उस छेद में गया था। चांद फिर से उस बड़े बैल पे हमला कर देता है और इस वक्त चांद के सभी साथी उसकी मदद करते हैं। एक साथी उस बड़े बैल का सिंग पकड़ लेता है, दूसरे कई साथी नीचे से उसकी ओर भाला फेंकते हैं। जिसने चांद को बचाया होता है वह नीचे से एक भाला उस बैल के पैरों में मार देता है। तभी बैल चांद के उस साथी को हाथ में पकड़ लेता है। तभी चांद पीछे से आके उस बैल के मुंह पे एक किक कर देता है। बैल गुस्से में आके एक और लेजर बीम छोड़ता है। तभी चांद अपने कुल्हाड़ी से उस बैल के कंधे पे एक वार कर देता है और वह वार करते वक्त चांद नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी ऊपर से इयान दो भाले उस बैल की ओर मारता है जो सीधे जाके चांद ने किए हुए जख्म के अंदर घुस जाते हैं और उस भालों के जहर के वजह से वह बड़ा बैल नीचे गिर जाता है। वह बड़ा बैल गिरने की वजह से चांद के सभी साथी खुश हो जाते हैं। तभी चांद बाकी बैलों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे उसके पीछे कुछ सांसों की आवाज आने लगती। पीछे देखने पे उसे पता चलता है कि वह बड़ा बैल अभी भी खड़ा है, वो बेहोश नहीं हुआ था। चांद को उस काले बैल की सांसें सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे दिखता है वह काला बैल उस पे लेजर से हमला कर देता है और चांद के बाकी साथी भी उस बैल की एक ही हाथ के प्रेशर से इधर उधर गिर जाते हैं। गुस्से में वह काला बैल सभी तरफ अपनी लेजर बीम छोड़ने लगता है। उस लेजर बीम की वजह से चांद बहुत ही बुरी तरह से घायल हुआ होता है। चांद उठने की कोशिश करता है, तभी वह काला बैल उसके कंधे में धंसा हुआ एक भाला निकालता है और चांद की तरफ फेंक देता है। चांद सोचता है मैं इस भाले को अवॉइड नहीं कर सकता हूँ, ये भाला मुझे लग जाएगा। तभी चांद को पूरी दुनिया एक स्लो मोशन जैसी लगती है। उसके बाजू से कोई परछाई जाती है। वह वो ताकतवर लड़की होती है। वह सीधे जाके भाले के सामने खड़ी हो जाती है। वह भाला उसे लग जाता है और वह गिर जाती है। उस ताकतवर लड़की की यह हालत देखकर चांद को बहुत सदमा लगता है। उसे उस लड़की के साथ बिताए सारे पल याद आने लगते हैं। वह बहुत गुस्से में आ जाता है और सीधा उस काले बैल के सामने आके खड़ा हो जाता है। गुस्से में होने के कारण उसे कई अलग अलग विंडो आने लगती है, सिस्टम एरर, और उसके कुल्हाड़ी में से कुछ सिंबल उसके हाथ पे आने लगते हैं और एक टैटू जैसे बन जाते हैं। चांद पूरा जोर लगा के अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है और एक ही घाव से पूरी जमीन आधी कट जाती है। साथ में ही उस बैल के दो टुकड़े हो जाते हैं। यह देख के उस बैल के साथी भी बहुत घबरा जाते हैं। चांद उनके तरफ देख के दहाड़ता है। यह देख के वह सारे बैल डर के भाग जाते हैं। इतनी सारी ताकत एक साथ यूज करने पे चांद को एक ब्लैक स्लैश आता है। वह खून की उल्टी कर देता है और बेहोश होने लगता है। बेहोश होने से पहले उसे उसके साथी और वह ताकतवर लड़की दिखती है और वह पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। जागने पर चांद खुद को अपने कबीले में पाता है। चांद जाते ही उस लड़की को पूछता है क्या वह ताकतवर लड़की ठीक है? वो बोलती है हाँ ठीक है। और क्या अपने सभी साथी ठीक है? वो बोलती है ठीक है। उस ताकतवर लड़की की वजह से मैं आज बच गया। वह लड़की चांद को कहती है नहीं मुखिया, आपकी वजह से हम सब बच गए। हम सभी को वह काला बैल मार देता। वह कहती है जब हमने उन बैलों को हरा दिया हमने हमारा पूरा कबीला यहाँ पे बसा दिया है। जिस तरह आपने हमें वह जंगली सुअरों के बच्चों के लिए घर बनाना सिखाया था उसी तरह हमने आपके लिए यह घर बनाया है। आपको टोन बोन और बाकी साथियों ने आपको यहाँ पे उठा के लाया था और यहाँ पे सुला दिया था। आप पूरे 3 दिन यहाँ पे सोए हुए थे। चांद सोचता है मैं 3 दिन सोया रहा। बाद में उसे याद आता है कि 3 दिन मिशन का क्या हुआ। फिर चांद मिशन विंडो देखता है, उसमें लिखा होता है आपको अपनी कबीले को 50 लोगों का कबीला बनाना है। 11 दिन बाकी। वह सोचता है 3 दिन सोने के वजह से सिर्फ 11 दिन ही बाकी रह गए हैं। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मुझे जल्दी से मेरे कबीले को 50 लोगों का कबीला बनाना होगा और साथ ही सभी के लिए मुझे घर भी बनानी है। मुझे आराम करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। चांद जैसे ही अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करता है उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगता है और वह फिर से बैठ। चांद उस लड़की को कहता है जाओ जल्दी से टोन बोन को बुला के लाओ, हमें कुछ करना है। चांद सोचता है मुझे यहाँ पे अपना डिफेंस लगाना होगा। चांद अपने मैप पे 3 जगह मार्क कर लेता है। चांद टोन बोन को कुछ कहता है। स्टोन बोन चांद से कहता है ठीक है मैं ये काम कर दूँ। यहाँ पे हमें बताया नहीं गया है कि चांद ने स्टोन बोन को क्या कहा है। उसके बाद चांद लिव टैंग को पूछता है। लिव टैंग वही है जिसने चांद की जान बचाई। लिव टैंग तुम्हारे लिए भी एक काम है, मेरी कुल्हाड़ी लेके जाओ और उस मरे हुए काले बैल की सिंग और उसकी स्किन लेके आओ। चांद का वेपन पाने की वजह से रे किंग बहुत खुश हो जाता है। वह कहता है यह तो
हमारे मुखिया का वेपन है। मैं इस वेपन का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह करूँ। मुझे हमारे मुखिया ने उस बैल का सर और चमड़ी लाने को बोला है, मैं वह लेके आऊंगा। पिछले एपिसोड में चान स्टोनबोन को एक मिशन देता है। बाद में लुई टैंग को उस काले बैल का सर और खाल लाने को कहता है। इस काम के लिए चान ने खुद की कुल्हाड़ी लुई टैंग को दी होती है, क्योंकि उस बैल की खाल पत्थरों की कुल्हाड़ी से निकालना मुश्किल था। दोनों जाने के बाद चान एल को बुलाता है। वह उसे कहता है, मैं तुम्हें एक स्पेशल मिशन पे भेजना चाहता हूँ। तुम्हें एल्फ्स के कबीले में जाके उन्हें यहाँ बुलाना है। मुझे लगता है हम एल्फ्स के कबीले को हमारे साथ मिला सकते हैं। एल कहती है, शायद स्टोनबोन यह काम मुझसे अच्छा कर सकता है। चान कहता है, यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि एल्फ्स के कबीले में सभी औरतें हैं। वह सभी स्टोनबोन की बात नहीं सुनेंगे, लेकिन औरत होने के नाते तुम उनसे अच्छी तरह बात कर सकती हो। यल कहती है, ठीक है, यह काम मुझे किस तरह करना होगा? चान कहता है, पिछली लड़ाई के बाद मेरा हाथ बुरी तरह घायल हुआ है। यह बात हमें गुप्त रखनी होगी। एल्फ्स के कबीले में हमसे ज्यादा लोग हैं, हम उन्हें डायरेक्टली नहीं बोल सकते तुम लोग हमारे कबीले में आ जाओ। सबसे पहले हमें उनकी जरूरतें समझनी होगी। उनकी जो भी जरूरतें होगी वह हमें पूरी करनी होगी, और मैं शक्तिशाली हूँ यह दिखाना होगा। उनको यह लगना चाहिए अगर वह मेरे कबीले में आते हैं तो वह सेफ है। थोड़ी देर बाद एल छोटे शॉन के साथ एल्फ्स के कबीले की ओर निकल जाते हैं। एल ने बैलों की खाल से बने कपड़े और एक बैलों के सींगों से बना मुकुट पहना होता है। थोड़ी देर चलने के बाद छोटा शॉन एल को कहता है, इन झाड़ियों में छुप जाओ। झाड़ियों में छुपने के बाद वह सामने देखते हैं तो एक झरने के पास एल्फ्स कबीले की लड़कियां नहा रही होती है। उनमें से सबसे सुंदर हरे बालों वाली उनकी मुखिया होती है। एल कहती है, यह तो बहुत सुंदर है। तभी छोटा शॉन कहता है, यह सुंदर तो है पर उतनी ही खतरनाक भी है। इसने कई इंसानों को कच्चा खा लिया है। तभी कुछ एल्फ्स उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उनके मुखिया के सामने ले जाते हैं। उन दोनों एल्फ में से एक कहती है, मुखिया, यह दोनों आप पे नजर रखे हुए थे। वह मुखिया गुस्से से कहती है, इस लड़के को हमारा गुलाम बना दो और उस लड़के को मछलियों को खिला दो। एक लड़की छोटे शान को ले जाने लगती है। छोटा शान कहता है, एल, मुझे बचा लो, यह मुझे मछलियों को खिला देंगे। एल उस मुखिया को कहती है, हम तो आपको पूछने आए थे, क्या आप बैलों का मांस खाना चाहोगे? यह सुनने के बाद वह मुखिया उसके साथियों को रोकने को बोलती है और एल से कहती है, क्या तुम्हारा कबीला हमारे कबीले के साथ मिलकर बैलों पे हमला करना चाहता है? अगर हम मिलके भी उन बैलों पे हमला कर दे तो भी हम उनको नहीं हरा सकते और हमारे कबीला और तुम्हारा कबीला पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारा कबीला कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा कबीला सबसे कमजोर कबीला है। आखिरी बात सुनने के बाद एल को गुस्सा आ जाता है। वह सीधे उस मुखिया के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम हमारे कबीले को कमजोर कहती हो? हमारा कबीला बहुत ताकतवर है और हम तुम्हें साथ मिलकर लड़ने को नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ तुम्हें कह रहे हैं, अगर तुम्हें बैल का मांस चाहिए तो हमारे कबीले में आके ले जाओ। यह सुनने के बाद सभी एल्फ्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उनमें से एक एल्फ कहता है, क्या यह हमें बिना शिकारी किए, बिना लड़ाई किए मांस देने की बात कर रही है? यह सुनने के बाद मुखिया कहती है, क्या तुम लोग मुझसे मजाक करने आए हो? एल को उसका चाबुक दिखाते हुए कहती है, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। एल कहती है, हम कोई मजाक नहीं कर रहे, हमारे पास बहुत ज्यादा मांस है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो हम बाकी कबीलों के पास भी जा सकते हैं। एक एल्फ उनके मुखिया से कहती है, हमें एक बार वहाँ जाके देखना चाहिए। मुखिया उस एल्फ की बात सुन के कहती है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे साथ धोखा हुआ तो वह अच्छा नहीं होगा। थोड़ी देर बाद सब लोग चान के कबीले की ओर निकलते हैं। चान के कबीले के नजदीक छोटे शॉन को स्टोनबोन दिखता है। उसने एक पेड़ अपने कंधे पे उठाया हुआ होता है। छोटा शॉन स्टोनबोन से कहता है, स्टोनबोन क्या कर रहे हो? स्टोनबोन कहता है, हम घर बना रहे हैं। एक एल्फ उसकी मुखिया को धीरे से कहती है, मुखिया, यह घर क्या होता है? यह पता लगाने के लिए मैं एक जासूस भेजती हूँ। मुखिया कहती है, ठीक है, जल्दी से भेज दो। कबीले में जाने के बाद उस मुखिया को चान एक बड़े बैल की खाल से बने हुए घर में बैठा हुआ दिखता है, जिस घर के ऊपर बैल के सींग लगे हुए होते हैं। जिस कुर्सी पे चान बैठा हुआ होता है वह भी बैल की हड्डियों से बना हुआ होता है। चान के सभी कपड़े भी बैल के होते हैं और उसका मुकुट भी बैलों के सींगों से बना हुआ होता है। कबीले में आने के बाद वह देखती है चान एक टेंट में बैठा हुआ होता है, जो कि बैल की खाल से बना हुआ होता है। टेंट के ऊपर बैल के सींग लगे हुए होते हैं। जिस कुर्सी पे चान बैठा हुआ होता है वह बैल की हड्डी से बने हुए होते हैं। जो कपड़े चान ने पहने हुए होते हैं वह भी बैल की खाल से बने हुए होते हैं। चान के आजू बाजू में एक खतरनाक ओरा दिख रहा होता है। एल्फ्स की मुखिया सोचती है, यह तो बहुत खतरनाक ओरा है, यह कोई बड़े मास्टर से कम नहीं है। चान सोचता है, मेरे कबीले ने मुझे इस तरह दिखाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जो भी जख्मी है उन्हें हमने छुपा के रखा है, हम इन्हें हमारे कमजोर बाजू नहीं दिखा सकते। चान एल्फ से कहता है, क्या आप एल्फ्स कबीले से हो? लेकिन तभी एल्फ्स कबीले की एक लड़की कहती है, जो बैलों का मांस आपने बोला था वह कहाँ है? बैलों के मांस की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए चान कहता है, उस तरफ, आपको जितना चाहिए आप ले जा सकते हैं। बैलों के पास जाने के बाद वह देखती है चान के कबीले के लोग पत्थरों की कुल्हाड़ी से वह मांस काट रहे होते हैं। एल्फ्स कबीले की सभी लड़कियां अपने हड्डियों के बने हथियारों से वह मांस काटने की कोशिश करती हैं, पर वह हड्डियों के हथियार टूट जाते हैं। यह देख के चान के कबीले वाले लोग उन पे हंसने लगते हैं। वह एल्फ्स कबीले वाली लड़की कहती है, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम लोगों को यह बस भाग्य से मिला होगा। 2 बैलों के झुंड में लड़ाई हुई होगी, उसके बाद तुम लोगों ने यह लाशें यहाँ लाई होगी। यह सुनने के बाद वह टकला आदमी गुस्से से कहता है, क्या तुम हमसे लड़ना चाहते हो? पर इतना कहते ही एक कुल्हाड़ी उड़ते हुए आती है और मांस के 2 टुकड़े कर देती है। वह एल्फ्स की मुखिया हैरान हो जाती है और सोचती है, यह किस तरह का हथियार है जिसने एक ही वार से उस मांस के 2 टुकड़े कर दिए? हमारे हड्डियों के हथियार इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
चान अपने कबीले वालों से कहता है मेरी कुल्हाड़ी इस्तेमाल करके इन लोगों को मांस काट के दो। वो टकला आदमी कहता है मुखिया हम इन्हें मदद क्यों करें, इन्होंने हमसे पहले झगड़ा किया था। चान कहता है मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता, मैंने जो बोला है वह करो। वैसे भी मैंने इन लोगों को जितना चाहिए उतना मांस ले जाने को बोला है, मैं मेरे वादे से नहीं हटूंगा। यह सुनकर एल्फ्स की मुखिया कहती है तुम एक वादे के पक्के जंगली हो, मुझे बताओ तुमने उन बैलों को कैसे हराया, तुम्हारे जवाब पे ही हमारे कबीलों के दोस्ती का फैसला होगा। चान पूरे एटीट्यूड में उससे कहता है तुम यहाँ वह मांस लेने आई हो, वह उठाओ और जाओ, हमने उन्हें कैसे हराया इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वह एल्फ्स की मुखिया एल से कहती है तुम्हारा मुखिया बहुत एरोगेंट है, मैं यह मांस ले जा रही हूँ। चान कहता है हम तुम्हें पत्थरों से बनी कुल्हाड़ी दे सकते हैं, वह मेरे कुल्हाड़ी जितनी अच्छी नहीं है पर तुम्हारे हड्डियों के हथियारों से बहुत अच्छी है। वह एल्फ्स की मुखिया कहती है कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास भी अच्छे हथियार है पर हम उन्हें इस तरह सबके सामने नहीं दिखाते हैं। वह बाकी लड़कियों को कहती है चलो हमारा काम हो गया है। वापस जाते वक्त वह जासूस लड़कियां उन एल्फ्स के सामने आ जाती है। वह मुखिया पूछती है तुम लोगों ने क्या क्या देखा। वह जासूस कहती है घर यानी रहने की जगह है, वहाँ उन्होंने जंगली सुअरों को रहने के लिए जगह बनाई है। वह एल्फ्स की मुखिया सोचती है जंगली सुअरों को रहने की जगह, जंगली सुअरों को रहने की जगह कौन बनाता है और जंगली सुअर ही रखता कौन है, इन्होंने क्या सोच के यह जंगली सुअर रखे होंगे। बाद में वह जासूस कहती है मुखिया शायद वह सब लोग जादूगर भी हो गए क्योंकि उन्होंने हवा में से आग पैदा कर दी और उस आग पे वह अपना मांस बुन रहे थे। वह मुखिया सोचती है हवा में से आग कैसे पैदा हो सकती है, यह हो ही नहीं सकता, और सभी लोग उस पे मांस भी बुन रहे थे। वह कहती है ठीक है और तुमने क्या क्या देखा। वो जासूस कहती है वहाँ केवल 13 ही लोग थे, उनमें से 2 बच्चे और 1 बुजुर्ग थे। मुखिया बोलती है इतने कम लोगों में उन्होंने उन बैलों को कैसे हराया होगा। थोड़ी देर बाद छोटा शॉन चान के पास आता है और वह कहता है मुखिया आपने सही कहा था, एल्फ्स के कुछ लोग हमारी जासूसी कर रहे थे, आपके प्लान की वजह से उन्होंने उतना ही देखा जो देखना चाहिए, हमने हमारे सभी घायल साथी छुपा के रखे थे। चान कहता है मुझे मालूम था ये होने वाला है, आज तुम सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। एल कहती है मुखिया क्या एल्फ्स सच में हमारे कबीले में शामिल हो जाएंगे। चान कहता है अभी तो हमारा आधा ही प्लान हुआ है, वह सब वापस आएंगे क्योंकि जितना मांस उन्होंने लिया है वह सिर्फ 3 दिनों में खत्म हो जाएगा। वापस आने के बाद हम हमारा बचा हुआ प्लान पूरा करेंगे। चान अपने टेंट में सोया हुआ होता है और अपनी मिशन विंडो देखता है, उसमें लिखा होता है आदि मानवों को घर बनाने में मदद करो, अपने कबीले को बढ़ा के 50 लोगों का कबीला बनाओ, 11 दिन बाकी, आपकी बैटल एक्स अपडेट होके पेंगू एक्स हो गई है। यह मैसेज देखने के बाद चान अपनी एक्स बाहर निकालता है और वह सोचता है मेरी बैटल एक्स पेंगू एक्स कैसे हो गई और इसमें कुछ मार्किंग भी आ गई है। एक्स की विंडो देखने के बाद उसे पता चलता है अगर बैटल एक्स को यूजर का खून लग जाता है तो वह अपडेट हो जाती है। यह देखने के बाद चान सोचता है शायद उस लड़ाई में मेरा खून इस एक्स को लग गया होगा, इस वजह से यह अपडेट हो गई। क्या मुझे सिस्टम से मिलने वाले सभी हथियार इस तरह अपडेट हो सकते हैं, लेकिन यह खतरनाक होगा। यह एक्स एक बार ही यूज करने के बाद मेरी हालत खराब हो गई है, मुझे यह सब सोच समझ के करना होगा। चान छोटे शॉन को बुलाता है और कहता है तुम्हें याद है हमारे लड़ाई के बाद कुछ बैल भाग गए थे, जल्दी से जल्दी पता लगा वह कहाँ गए हैं। यह सुनने के बाद छोटा शॉन तुरंत उन बैलों की खोज में निकल जाता है। चान सोचता है वह एल्फ्स कबीले वाले वापस आने में अभी और 2 दिन बाकी है, तब तक मैं अपने कबीलों वालों के लिए कुछ गिफ्ट्स बना देता हूँ। 2 दिन बाद चान को कुछ मैसेज आते हैं, तीर की नोक बना लिए है, टेक्नोलॉजी पॉइंट बढ़ते हैं, हड्डियों से सिटी बना ली है, टेक्नोलॉजी पॉइंट बढ़ते हैं, पानी पीने का सिंक बना लिया है, टेक्नोलॉजी पॉइंट बढ़ते हैं। चान सोचता है यह सिटी में स्टोन बोन को दूंगा, सिटी का इस्तेमाल करके वह सबको शिकारी और लड़ाई के वक्त अच्छी तरह से कमांड दे सकता है, और यह पानी पीने का सिंह छोटे शॉन को दूंगा, उससे वह बहुत खुश हो जाएगा और यह सिंह उसे स्काउटिंग के वक्त भी काम आएगा। तभी एल आती है और कहती है मुखिया हमने घर बना लिया है। चान कहता है ठीक है चलो मुझे दिखाओ। एल कहती है दिखाती हूँ लेकिन पहले अपना जख्मी हाथ तो ढक लो। घर के पास जाने के बाद स्टोन मून कहता है मुखिया आपने जिस तरह बताया था उस तरह हमने ये घर बनाया है। चान सोचता है मुझे जिस तरह घर चाहिए था यह दूर दूर तक वैसा नहीं है, लेकिन जिन्होंने अभी तक घर का नाम भी नहीं सुना हो उनके हिसाब से यह बहुत अच्छा घर है। चान सभी को कहता है तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। चान को एक नोटिफिकेशन मिलती है आपने घर बना लिया है, 10 टेक्नोलॉजी पॉइंट मिलते हैं। बाद में चान एल को कहता है सभी के लिए ऐसा ही घर बना लो। तभी छोटा शॉन आता है और कहता है मुखिया वह बैल मुझे मिल गए। चान सोचता है हमारे प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू करने का वक्त आ गया है। चान स्टोनबोन और छोटे शॉन को कहता है स्टोनबोन और शॉन मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। चान सारा प्लान उन दोनों को बताता है और बाद में कहता है स्टोनबोन यह हड्डियों से बनी सिटी मैं तुम्हें देता हूँ, तुम इसका इस्तेमाल करके सभी को अच्छी तरह से कमांड दे सकते हो। बाद में चान शॉन को कहता है शॉन तुम्हारे लिए भी मेरे पास एक गिफ्ट है, वह मैं इस मिशन के बाद तुम्हें दूंगा। दोनों चान को कहते हैं ठीक है मुखिया। बाद में चान एल को कहता है आज वह एल्फ्स अपने कबीले में आ सकते हैं, क्या पूरी तैयारी हो गई है। एल कहती है हाँ सभी चीजों की तैयारी हो गई है। थोड़ी देर बाद एल्फ्स के लोग
वहाँ आते हैं। एल एल्फ्स की मुखिया को चान के घर ले जाती है। वह मुखिया सोचती है 2 दिन पहले यह एक छोटा सा टेंट था जो कि बैलों के खाल से बना था, लेकिन 2 दिन बाद ही यहाँ पे एक लकड़ियों का घर बन गया है। यह लोग ये कैसे कर लेते हैं? लेकिन एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, क्या तुम्हारा मुखिया मेरे सामने आने में डरता है? वैसे भी हमने इस बार ज्यादा लोग लाए हैं, हम ज्यादा मांस ले जाएंगे। तभी चान कहता है, अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद वह एल्फ्स की मुखिया पूरा घर देखती है और कहती है, यह आपका राजमहल है? चान कहता है, हाँ, लेकिन यह अभी के लिए है। मैं इससे अच्छा और इससे बड़ा राजमहल बनाने वाला हूँ। वह सभी कबीले वालों के लिए होगा। क्या तुम लोग इसमें रहना चाहोगे? बाद में हम पत्थरों के घर भी बनाने वाले हैं जो कि इससे भी अच्छे होंगे। यह सुनने के बाद वह एल्फ्स की मुखिया अपना चाबुक निकाल लेती है और चान पे हमला कर देती है। हम सबको मारने के बाद यह हत्या सकते हैं। चान कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम सभी को मारना इतना आसान है और यह हत्याना इतना आसान है? तभी एल वहाँ आ जाती है और कहती है, मुखिया सब तैयार है, हम सभी खाना खा सकते हैं। चान उस मुखिया को कहता है, जो हुआ वह छोड़ दो, चलो खाना खाते हैं। वह मुखिया सोचती है, मेरे डराने के बाद भी वह बिल्कुल नहीं डरा, इसमें कुछ अलग बात है। बाहर आने के बाद वह देखती है उसका पूरा कबीला खाना खा रहा होता है। चान एल से कहता है, सभी के खाने में कुछ नमक डालो। नमक डाला हुआ खाना उस एल्फ्स को बहुत पसंद आता है। उनकी मुखिया कहती है, तुम सभी ने बिना कुछ सोचे समझे खाना शुरू कर दिया। वह सभी उनके मुखिया को कहते हैं, यह नमक डाला खाना बहुत स्वादिष्ट है, अगर आपको नहीं खाना होगा तो मत खाओ, मैं तो और खा सकती हूँ। चान सोचता है, सभी खाना खा रहे हैं, यह हमारे प्लान के लिए अच्छा है। इसके कारण छोटे शॉन और स्टोन बोन को और ज्यादा वक्त मिल जाएगा। उसी वक्त जंगल में स्टोन बोन और उसके साथी बैलों को देख रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, क्या हमारे पास मांस की कमी है? क्यों हम इन बैलों के फिर से शिकार कर रहे हैं? स्टोन बोन कहता है, इस बार हम इनकी शिकार नहीं कर रहे हैं, अभी के लिए सिर्फ मेरी ऑर्डर फॉलो करो। उन सभी की तरफ अपने भाले फेंको। सभी अपने अपने भाले उन बैलों की तरफ फेंकते हैं। भाले फेंकने के बाद स्टोन बोन छोटे शॉन को कहता है, शॉन, उन बैलों का नया बॉस तुम्हारी तरफ आ रहा है। छोटा शॉन कहता है, हाँ मैंने देख लिया। छोटा शॉन पेड़ के ऊपर से उस बैल के कंधे पर हमला कर देता है और 2 भाले उस बैल के कंधे में गाड़ देता है। बाद में उसी भालों की मदद लेके वह उस बैल को एक दिशा में भगाने लगता है। उसी वक्त चान के कबीले में वह मुखिया कहती है, मैंने इतना स्वादिष्ट खाना आज तक नहीं खाया, मैं इतना खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। तभी एक एल्फ जंगल से भागते हुए आती है और कहती है, मुखिया मुखिया, हमारे कबीले में बहुत सारे बैलों ने हमला कर दिया है। यह सुनने के बाद एल्फ्स अपने कबीले की ओर भागने लगते हैं। एल्फ्स के कबीले में कोई भी उन बैलों का मुकाबला नहीं कर पा रहा होता है। तभी वह मुखिया वहाँ आ जाती है और अपने चाबुक से उन बैलों को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बैल उसे टक्कर मार देता है। वह गिरने से पहले ही चान उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम ठीक तो हो? वह कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। चान कहता है, तुम आराम करो, यह सब मेरे कबीले पे छोड़ दो। चान उस बैल के सामने खड़े होकर कहता है, क्या तुम मुझे भूल गए? मैंने ही तुम्हारे पुराने मुखिया को मारा था। यह कहकर चान अपनी कुल्हाड़ी बाहर निकाल लेता है। कुल्हाड़ी देखने के बाद वह बैल डर जाता है। तभी छोटा शॉन उस बैल के मुखिया के कंधे में एक भाला गाड़ देता है और उसे भगाने लगता है। चान देखता है छोटे शॉन की विंडो में राइडर लिखा होता है। छोटा शॉन सभी बैलों को वहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करता है। वह एल्फ्स मुखिया उन बैलों का पीछा करना चाहती है, लेकिन चान उसे कहता है, तुम इस हालत में उनसे मुकाबला नहीं कर सकती, तुम्हारे कबीले में बहुत लोग घायल हैं। मैं तुम सबको रहने के लिए जगह, खाना दे सकता हूँ और तुम सबकी सुरक्षा भी कर सकता हूँ। तभी एल्फ्स की मुखिया को कहती है, क्या तुम तुम्हारे सभी साथियों को मारना चाहती हो? अगर तुम लोग उन बैलों के पीछे गए तो तुम सब मारे जाओगे। यह सुनने के बाद वह मुखिया सबसे कहती है, हम चान के कबीले में जा रहे हैं, अपने सभी साथियों के साथ ले लो। चान एल को कहता है, इन सभी का ध्यान रखो, स्टोन बोन और बाकी सभी इन सभी को उन बैलों से बचाएंगे। वह एल्फ्स की मुखिया सभी से कहती है, जो लड़ सकता है वह स्टोन बोन की उन बैलों को रोकने में मदद करो। यह सुनने के बाद सभी एल्फ्स उन बैलों पे हमला कर देती है। चान स्टोन बोन से कहता है, यह सब बहुत बहादुर है, लेकिन इनको दिखा दो, हम भी किसी से कम नहीं। यह सुनते ही स्टोन बोन सभी को हमला करने को कहता है और वह सभी एक साथ मिलके उन बैलों से लड़ना शुरू कर देते हैं। शाम के वक्त सभी एल्फ्स एल के साथ कबीले में आ जाते हैं। शोशा एल से पूछती है, तुम सभी वापस आ गए, लेकिन हमारे मुखिया कहाँ पे है? एल कहती है, मुखिया और स्टोन बोन पीछे एल्फ्स के कबीले में है, वहाँ बहुत लोग हैं जो घायल है, वह उन सभी को लाने वाले हैं। शोशा कहती है, हमारे पास बहुत सारे टेंट है, सभी इसमें रह सकते हैं। शोशा सोचती है, सभी जख्मी साथियों के साथ मिलके यह सब टेंट हमने बनाए हैं। रात में सभी के पहरेदारी के लिए एक आदमी भी वहाँ होता है। वह ताकतवर लड़की सुबह उस आदमी को जाके कहती है, क्या सब ठीक है? वह कहता है, हाँ सब ठीक है। बाद में वह ताकतवर लड़की एल्फ्स के मुखिया के टेंट के बाहर जाती है और कहती है, आपके मुखिया को हमारे मुखिया ने बुलाया है। उसी वक्त चान अपने हड्डियों से बनी कुर्सी पे विंडो चेक कर रहा होता है। उसमें लिखा होता है, सभी को घर बनाने में मदद करो, आपके कबीले को बढ़ा के 50 लोगों का कबीला बनाओ, 8 दिन बाकी। तभी वह एल्फ्स कबीले की मुखिया वहाँ आ जाती है और कहती है, यहाँ आने से पहले मैंने हमारे दोनों कबीले को एक साथ मिलाने की बातें सुनी है, तुम यह चीज भूल जाओ, यह सपने में भी नहीं हो सकता। क्या तुम हमारा कबीला कमजोर है इस चीज का फायदा उठाना चाहते हो? यह कहते वक्त वह अपना हाथ चाकू पे ले जाती है। तभी चांद खड़ा हो जाता है और कहता है,
यह कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैं तो सिर्फ एक सौदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें घर कैसे बनाना है, हथियार कैसे बनाना है और उनको चलाना कैसे, यह सब सिखा सकता हूँ। और आग कैसे लगानी है यह भी मैं तुम लोगों को सिखा सकता हूँ। लेकिन यह सब सिखाने के लिए हम दोनों कबीलों को एक होना होगा। वैसे भी तुम्हें पता है तुम्हारी हालत बहुत अच्छी नहीं है और तुम जानते हो इस हालत में तुम बाकी कबीलों से नहीं बच सकती। वह मुखिया गुस्से में आके कहती है, बस बहुत हो गया, मुझे यह सब चीजें पता है, लेकिन मैं मेरे कबीले को तुम्हारे साथ मिलने को नहीं कर सकती जब तक। चांद कहता है, जब तक क्या? वह कहती है, जब तक तुम हमें एक लड़ाई में हरा ना दो। यह एक ही रास्ता है जिससे सभी लोग मान जाएंगे कि तुम हमसे ताकतवर हो और तुम हमारी रक्षा कर सकते हो। क्या तुम इस लड़ाई के लिए तैयार हो? चांद हंसते हुए कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। दोनों बाहर आ जाते हैं। चांद कहता है, तुम्हारी मुखिया घायल है इसलिए वह लड़ नहीं सकती, इस वजह से मैं भी यह लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मेरी ओर से स्टोनबोन लड़ेगा। स्टोनबोन सभी एल्फ्स की तरफ देख के कहता है, तुम्हारे कबीले में से कौन लड़ने आने वाला है? तभी एल्फ्स कबीले से एक लड़की सामने आती है और कहती है, मैं लड़ूंगी। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। स्टोनबोन पूरी ताकत से एक वर्टिकल स्लाइस करता है, लेकिन वह लड़की बहुत फुर्तीली होती है। वह पीछे जंप करती है और एक छोटा चाकू स्टोनबोन की ओर फेंकती है। स्टोनबोन सोचता है, इतना छोटा चाकू, इससे तो मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी स्टोनबोन को ध्यान में आता है, उसने यह चाकू मेरे ओर नहीं, मेरे पीछे खड़े मुखिया की ओर फेंका है, मुझे मुखिया को बचाना होगा। यह सोचकर स्टोनबोन अपनी कुल्हाड़ी से वह चाकू रोक लेता है और एक और वर्टिकल स्लाइस कर देता है। तभी और एक चाकू उसके हड्डियों से बने हेलमेट पे लगता है, उस वजह से वह नीचे गिरने लगता है। स्टोनबोन को गिरता देख वह लड़की सीधे चांद की ओर उसे मारने के इरादे से हमला कर देती है। चांद सोचता है, यह मुझे मारने के इरादे से हमला कर रही है और मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बॉडीगार्ड का निशाना हमेशा बराबर लगता है। चांद के पीछे टेंट के ऊपर ईगन होता है, वह एक बाला फेंकता है जो कि सीधा जाके उस लड़की के कंधे पे लगता है। यह देखते ही सभी एल्स कबीले वाले उस लड़की के पास आ जाते हैं और अपने हथियार निकाल कर चांद को कहते हैं, तुम सभी खूनी हो, तुमने हमारे साथी को मार दिया। मुखिया, हम सब इस चीज का बदला लेंगे, हम इन्हें मारना चाहते हैं। चांद सोचता है, किसी को मारना मेरे प्लान में नहीं था, यह सिचुएशन मैंने सोची भी नहीं थी, क्या मुझे इस मुखिया को हॉस्टेज बनाना होगा? लेकिन तभी वह मुखिया सामने आती है और कहती है, सब खामोश हो जाओ, तुम सबको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मैंने सब देखा है, एलियन ने चांद पे पहले हमला किया था, मुझे पता लगाना होगा इस असैसिनेशन प्लान के पीछे कौन है। क्या तुम सब भूल गए मुश्किल समय में हमारी मदद किसने की है? वह चांद से कहती है, मैं अपने कबीले की ओर से आपसे माफी मांगती हूँ और यह फाइट हम हार गए हैं, आज से हमारा कबीला आपके कबीले से मिल जाता है। यह कहकर वह अपने घुटनों पर आ जाती है और कहती है, आज से सभी एल्फ्स के मुखिया आप होंगे और सभी एल्फ्स आपसे लॉयल रहेंगे। यह सुनने के बाद चांद सोचता है, यह सब मेरे प्लान के मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन अब सब ठीक है, शायद मेरे पास वह दवाई है, मैं उस एल्फ को बचा सकता हूँ। चांद अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस एल्फ की मुखिया को कहता है, ठीक है, मैं अभी भी एन को बचा सकता हूँ। यह सुनते ही सभी एल्फ्स चांद को कहते हैं, प्लीज उसे बचा लो। चांद सोचता है, कल लड़ाई के बाद मैंने मेरे गांव पे यह दवाई लगाई थी, अभी थोड़ी दवाई बची हुई है, इससे यह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। चांद थोड़ी दवाई उस एल्फ के कंधे पे डाल देता है और कहता है, यह ठीक हो जाएगी, इसे अंदर सुला दो। सभी एल्फ्स यह देख के चौंक जाते हैं और कहते हैं, अद्भुत, यह तो चमत्कार है। सभी चांद के सामने झुक जाते हैं। चांद उस मुखिया को नजदीक खींचकर कहता है, अब हमारे कबीले एक हो गए हैं, जब तक तुम मेरी बात सुनती रहोगी तब तक मैं तुम्हें कबीले को लीड करने दे सकता हूँ। वह कहती है, मेरी एक आखिरी इच्छा है, तुम मुझसे शादी कर लो। चांद उसे गले लगा लेता है और कहता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम पहले ठीक हो जाओ, तब तक मैं शादी की तैयारी करता हूँ। चांद सभी से कहता है, सभी आराम कर लो, हमें शादी की तैयारी करनी है। तभी चांद को एक नोटिफिकेशन आता है, आपने ऑफिशियली एक कबीला बना लिया है, इसको कोई नाम दो। चांद के स्टेटस विंडो में लिखा होता है, नेम चांद ली, फिजिक 2, पावर 3, डेक्सटेरिटी और एजिलिटी 2, अथॉरिटी 0, टेक्नोलॉजी 27, पॉपुलेशन 46, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशन, स्टोन एज लेवल 0, ओनरशिप 1 स्क्वायर किलोमीटर। चांद सोचता है, 46 लोग, 4 लोग क्यों कम रह गए? ठीक है, मुझे पहले कबीले को नाम देना है। वह कबीले को नाम देता है ट्राइब ऑफ न्यू कमर्स, यानी नए लोगों का कबीला। चांद को पता चलता है 50 लोगों का कबीला बनाने के लिए अभी उसे 4 लोगों की और जरूरत है। दूसरे दिन सुबह चांद देखता है दोनों कबीले साथ मिलकर घर बना रहे होते हैं। मैप चेक करने पर चांद को पता चलता है नया कबीला तैयार करने की वजह से चांद के अंडर आने वाले एरिया वह देख सकता है। चांद सोचता है, मुझे जल्द से जल्द 4 लोगों को मेरे कबीले में मिलाना होगा। चांद टोनबोन को कहता है, टोनबोन, मैं कुछ वक्त के लिए बाहर जा रहा हूँ, यहाँ का पूरा काम तुम संभालो। अगर यहाँ कुछ होता है और मेरी जरूरत है, उस वक्त तुम मुझे ढूंढने के लिए दक्षिण के समुद्र की तरफ किसी को भेज सकते हो। टोनबोन कहता है, जी मुखिया, मैं यह सब संभाल लूंगा। थोड़ी देर बाद चांद छोटे शॉन ने बताई हुई जगह पे आता है, जहाँ पे उसे मछली मानव मिल सकते हैं, लेकिन उस जगह पे उसे बहुत सारे मछली मानवों की लाशें दिखती है। वहाँ जाने के बाद चांद को दिखता है कि एक मछली मानव के पेट पर पंजों का निशान है। चांद सोचता है, यह घाव अभी ताजा है, यह लड़ाई अभी हुई होगी, और ये जो पंजों के निशान है वह तो मछली मानवों के पंजों जैसे ही है, मुझे और लाशों की जांच करनी होगी।
वह दूसरी लाश को देखता है। उसके हाथों में कुछ पौधे जैसा होता है। तभी छोटा शॉन भागते हुए आता है और वह चांद से कहता है, मुखिया मुखिया, हमारे कबीले पे कुछ पागल मछली मानवों ने हमला कर दिया है। यह सुनते ही चांद कबीले की ओर भागना शुरू कर देता है। कबीले में स्टोनबोन सभी को कह रहा होता है, घबराओ मत, अपनी पोजीशन होल्ड करके रखो। पिछले लाइन वाले अपने भले उन मछली मानवों की ओर फेंको। लेकिन भाले लगने के बाद भी वह मछली मानव आगे आ रहे होते हैं। इयान कहता है, शायद इन्हें कोई डर नहीं हो रहा है। स्टोनबोन कहता है, संभाल के, उनकी ताकत पानी है। अगर इन्होंने तुम्हें पानी में खींच लिया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सभी अपना पूरा जोर लगा के लड़ रहे होते हैं और सभी मछली मानव जंगली जानवरों जैसे बिना कुछ सोचे समझे हमला कर रहे होते हैं। तभी शॉयांग यानी एल्फ की मुखिया वहाँ आती है और उन मछली मानवों से कहती है, तुम सभी दक्षिण दिशा वाले समुद्र के पास रहते हो, तुम यहाँ हमला क्यों कर रहे हो? पर मछली मानव कोई उत्तर नहीं देते। तब स्टोनबोन कहता है, इन सभी की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, यह सब पागल हो गए हैं, शायद इन्हें जानवर कहना ही ठीक होगा। यह फाइट पूरे जोर शोर से शुरू हो गई होती है। शॉयांग ने एक मछली मानव को अपने चाबुक से मारा होता है। तभी उसके पीछे से एक बड़ा मछली मानव हमला करता है। वह हमला शॉयांग को लगने ही वाला होता है, पर तभी चांद वह हमला अपनी कुल्हाड़ी से रोक लेता है और उस मछली मानव को पीछे ढकेल देता है। लेकिन चांद के उस हमले से उस मछली मानव को एक स्क्रैच भी नहीं आई होती है। चांद सोचता है, यह कैसे हो सकता है? मेरे पास 3 स्ट्रेंथ पॉइंट है, क्या यह मुझसे ज्यादा ताकतवर है? तभी शॉयांग कहती है, चांद पीछे देखो, 2 मछली मानव तुम पे हमला कर रहे हैं। लेकिन चांद को पीछे देखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इयान और लुई टैंग उन दोनों को संभाल लेते हैं। चांद उन दोनों को कहता है, बहुत अच्छे, जाओ बाकी लोगों की भी मदद करो। चांद शॉयांग से भी कहता है, तुम भी जाओ, हमारे साथियों को तुम्हारी जरूरत है, तब तक मैं इसे अकेला देखता हूँ। यह कहकर वह उस ताकतवर मछली मानव के सामने खड़े हो जाता है और कहता है, तुम लोग गलत कबीले पे हमला कर रहे हो, हमने तुम्हारे कबीले को कुछ नहीं किया है। लेकिन वह मछली मानव सुनने की हालत में नहीं होता है। वह सीधा चांद पे हमला कर देता है। चांद पूरी फुर्ती से बाजू हो जाता है और सोचता है, मैं इसे अपनी कुल्हाड़ी के एक ही वार से मार सकता हूँ, पर मुझे इन लोगों को जिंदा पकड़ना होगा। मैं बाद में इनसे पूछ सकता हूँ इन्होंने हम पे हमला क्यों किया है। लेकिन तभी वह मछली मानव चांद के एक हाथ को काट लेता है और फिर से चांद पे हमला कर देता है। चांद इस बार नीचे झुक जाता है। उस वक्त चांद के बेल के खाल से बने कपड़े मछली मानव के पकड़ में आ जाते हैं। चांद पीछे देखता है तो वह मछली मानव वह कपड़े खा रहा होता है और शांत हो जाता है। वह कपड़े खाने के बाद कुछ मछली मानवों के साथ वह फिर से नदी की ओर जाना शुरू कर देता है। पीछे देखने पर चांद को दिखाई देता है उसके साथी पर, जो कि बहुत घायल है, 3 मछली मानव हमला कर रहे होते हैं। तब चांद को समझ में आता है यह मछली मानव शार्क जैसे है। खून की खुशबू पाते ही उसके ओर पीछे चले आते हैं। तभी छोटा शॉन वहाँ आता है और कहता है, मुखिया, मुझे समंदर से यहाँ तक आने में देर हो गई, अब मैं आपकी मदद किस तरह कर सकता हूँ? चांद उसे कहता है, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, जाओ और 3 जंगली सुअरों के बच्चों को लेके आओ। थोड़ी देर में छोटा शॉन 3 जंगली सुअरों के बच्चों को लेके आता है। चांद कहता है, जल्दी से इन्हें नदी की दिशा में छोड़ दो। वह तीनों जंगली सुअर नदी की दिशा में भागने लगते हैं। चांद ईगन से कहता है, ईगन अपना काम करो। यह कहते ही ईगन 3 भाले उन जंगली सुअरों के ओर फेंकता है और तीनों को वह भाले लग जाते हैं। जैसे ही वह भाले उन तीनों जंगली सुअरों को लगते हैं, वैसे ही सभी मछली मानव जगह पे रुक जाते हैं, मानो उनका वक्त थम गया हो। बाद में चिल्लाते हुए उन जंगली सुअरों की ओर सब भागने लगते हैं। तभी चांद अपने साथियों को कहता है, जल्दी से सभी बेहोशी की दवा लगे हुए भाले इन मछली मानवों की ओर फेंको। लेकिन तभी इयान कहता है, मुखिया, उधर देखो क्या हो रहा है। तभी सभी मछली मानव अपना गला और पेट पकड़ते हुए जमीन पे गिर जाते हैं। चांद छोटे शॉन से कहता है, क्या तुमने उन जंगली सुअरों को जहर दिया था? छोटा शॉन कहता है, नहीं। चांद देखता है सभी के मुंह में से झाग आ रहा होता है। नजदीक जाने पे चांद को दिखता है कि वह सभी अभी मरे नहीं है, सभी अभी जिंदा है। चांद ने कबीले वालों से कहता है, इन सबको बंदी बना लो। चांद सभी मछली मानवों को बंदी बनाने को कहता है। थोड़ी देर बाद सभी मछली मानव लकड़ी के बने जेल में होते हैं। कुछ एल्फ्स उनके पहरेदारी कर रही होती है। उन मछली मानवों में से एक कहता है, प्लीज मेरी मदद करो। एल्फ्स में से एक कहती है, मुखिया को बोलो वह जाग रहे हैं। चांद वहाँ आ जाता है और कहता है, क्या सब जाग गए? तभी कुछ मछली मानव कहते हैं, पानी, हमें पानी चाहिए। चांद उस एल्फ से कहता है, क्या वह बड़ा मछली मानव जिससे मेरी लड़ाई हुई थी वो जाग गया है? वह कहती है, हाँ, हमने उसे सबसे अलग जेल में रखा है। चांद वहाँ जाता है। तभी वह बड़ा मछली मानव भी बाकी मछली मानवों की तरह पानी के लिए रिक्वेस्ट करता है। चांद ने जो पानी के लिए सिंग बनाए होते हैं उसमें से कुछ पानी उस बड़े मछली मानव के सर पे डालता है। बिना सोचे समझे वह मछली मानव वह पानी पी लेता है। लेकिन थोड़ा पानी डालने के बाद चांद रुक जाता है और कहता है, क्या तुम हमारी भाषा समझ सकते हो? वह हाँ बोलता है। चांद कहता है, ठीक है एल, इसे पानी पिला दो। एल उसे पानी पिलाते वक्त कहती है, तुम यह सारा पानी पी सकते हो, अगर तुम्हें और पानी चाहिए होगा तो वह थोड़ी देर बाद मिलेगा, क्योंकि नदी यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। वह कहता है, प्लीज मेरे कबीले वालों को भी पानी पिला दो। एल कहती है, हाँ, इतना तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन तुम्हें हमारे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। वह मछली मानव गुस्से से कहता है, पहले तुम लोगों ने हमारे कबीले पर हमला किया और अब तुम मुझसे सवाल पूछना चाहती हो। एल हैरान होकर चांद की ओर देखती है। तभी वह आगे बोलता है, मुझे पता है तुम पहाड़ी कबीले वाले पागल होते हो, पर मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम हमारे पूरे कबीले पर हमला कर दोगे। यह सुनने के बाद एल कहती है, तुमने कहा तुम्हारे कबीले पे पहाड़ी कबीले ने हमला किया था। मछली मानव चौंक कर कहता है, क्या तुम पहाड़ी कबीले वाले नहीं हो? एल कहती है, नहीं, हमारे कबीले का नाम
ट्राइब ऑफ न्यू कमर्स है, यानी नए लोगों का कबीला, और यह हमारे मुखिया है। वह कहता है ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना है। एल कहती है हमारा कबीला नया है और तुम लोगों ने हमारे कबीले पे हमला किया है। हमले के वक्त तुम लोग कुछ समझ भी नहीं पा रहे थे, तुम सभी जंगली जानवरों जैसे हमला कर रहे थे, इस वजह से हमें तुम सबको यहाँ बंदी बना के रखना पड़ा। वह कहता है यह सब मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। एल कहती है तुम्हें क्या याद है वह बताओ। वह कहता है मेरा नाम हाइगो है, मैं मछली मानवों का मुखिया हूँ। हम समंदर किनारे रहते हैं। उस दिन एक छोटा बच्चा मेरे पास आया और उसने मुझे कहा मुखिया वह लोग मेरी शिकार नहीं दे रहे हैं। मैंने सामने देखा तो पहाड़ी कबीले वाले खड़े थे। मैंने उनसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन उन लोगों ने हमारे कबीले पर हमला कर दिया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। चान उस हाइगो से कहता है उस समंदर किनारे में गया था लेकिन वहाँ कोई भी जिंदा नहीं है, और अगर हम तुम्हें मार देते तो पूरा मछली मानवों का कबीला ही खत्म हो जाता। यह सुनकर वह जोर से चिल्ला के रोने लगता है और कहता है मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। तभी उसके पास एक पत्ती गिरती है। एल वह चान को दे देती है। चान वह पत्ती सिस्टम से चेक करता है। उस पत्ती की इंफॉर्मेशन लिखी होती है कैनबस, कड़वी पत्तियां, इसके धुएं से हेलुसिनेशन हो सकता है। चान के सभी साथी उन बाकी बचे हुए सभी मछली मानवों को पानी पिलाते हैं। वह सब खुश हो जाते हैं। चान को सभी मछली मानवों के पास वह पत्तियां मिलती है। चान हाइगो के पास जाता है और कहता है हाइगो इन सारी चीजों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे शरीर की ताकत कितनी भी हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग इन पत्तियों के धुएं से काम करना बंद कर देता है। क्या तुम्हें यह पत्तियां पता है। वह एक पत्ती चान के हाथों से लेता है और कहता है इन पत्तियों की गन मुझे याद आ रही है, उस लड़ाई से पहले यह गन मुझे आया था। चान कहता है पहाड़ी कबीले वालों ने तुम्हें विषारी पत्तियों का धुआं सुंघाया, इस वजह से तुम सभी का दिमाग तुम्हारे काबू में नहीं रहा। पहले तुम सभी ने खुद के कबीले और बाद में हमारे कबीले पे हमला कर दिया। यह उन लोगों ने हमारे दोनों कबीले खत्म करने के लिए किया होगा। इस चीज के लिए मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। यह कहकर चान खड़ा हो जाता है। तभी हाइगो कहता है अगर तुम उन पहाड़ी कबीले के खिलाफ लड़ने वाले हो तो मुझे भी अपने साथ लड़ने का मौका दो। मुझे भी उनसे मेरे कबीले का बदला लेना है। यह सुनते ही बाकी मछली मानव भी कहते हैं हमें भी बदला लेना है। अगर तुम हमें यह करने का मौका देते हो तो हम तुम्हें अपना मुखिया मान लेंगे। हाइगो कहता है हम तुम्हारे बहुत काम आएंगे, हमारी सुनने की शक्ति बहुत है, हम सुनकर दुश्मन का पता लगा सकते हैं और अगली बार से यह पौधे भी हम पहले ही सुन सकते हैं। चान कहता है यह सब ठीक है, लेकिन तुम सब खून के गन से पागल हो जाते हो। हाइगो कहता है पिछली बार उस जहरीले धुएं के कारण हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, नहीं तो हम खुद पे काबू पा सकते हैं। चान चिल्लाता है हमारी लड़ाई पहाड़ी कबीले से है, तुम कैसे कह सकते हो कि वह फिर से उस धुएं से हमला नहीं करेंगे। यह सुनकर हाइगो निराश हो जाता है। चान कहता है मुझे पता है तुम्हें बदला लेना है, लेकिन हमेशा गुस्से से काम नहीं किया जाता। वैसे एक तरीका है। वह चान से पूछता है क्या तरीका है। चान कहता है मैं तुम सबको कुछ अलग काम दूंगा, लेकिन तुम्हें बदला लेने का मौका जरूर मिलेगा। क्या तुम तैयार हो। हाइगो कहता है अगर तुम हमें कुछ भी करके बदला लेने का मौका दे सकते हो तो उस बदले में हम हमारी जान भी तुम्हारे लिए दे सकते हैं। चान पलटता है और एल से कहता है एल इन्हें बाहर निकालो, आज से यह सब हमारे दोस्त थे। यह कहते ही चान को एक नोटिफिकेशन आता है मेन मिशन कंप्लीट हो गया है, आपने 50 लोगों का कबीला बना लिया है। आपके कबीले में अब 68 यानी 68 लोग हैं। आपको 3 स्किल पॉइंट, एक ट्रेजर बॉक्स, एक पत्थरों की कला मिलती है। चान को एक नोटिफिकेशन आता है आपने मेन मिशन कंप्लीट कर लिया है, आपको 3 स्किल पॉइंट्स, एक ट्रेजर बॉक्स, एक पत्थरों की कला मिलती है। क्या आप स्किल पॉइंट्स यूज करना चाहते हो। चान सोचता है हाइगो से लड़ते वक्त मेरे नॉर्मल हमलों का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था और मैं हमेशा अपनी कुल्हाड़ी पे डिपेंड नहीं रह सकता, मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। चान अपने सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ यानी ताकत बढ़ाने के लिए यूज कर लेता है। जैसे ही वह पॉइंट्स यूज होते हैं वैसे ही चान को महसूस होता है कि उसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ गई है। उसके आजू बाजू में बहुत सारी एनर्जी आती है और वह सब एनर्जी चान के अंदर चली जाती है। साथ ही उसके बाल भी लंबे हो जाते हैं। चान इन्वेंट्री ओपन करता है, उसमें 3 चीजें होती है। पहले वह ट्रेजर बॉक्स ओपन करता है, उसमें कुछ कच्चा लोहा मिलता है। चान सोचता है लोहा यह तो बहुत अच्छा है, अगर मैं इसे पिघला सका तो मैं लोहे से बहुत सारी चीजें बना सकता हूँ। और तो और इस ट्रेजर बॉक्स में 1 टन लोहा है। दूसरी चीज एक गिफ्ट बैग होती है, यह चान को मिशन जल्दी कंप्लीट करने के लिए मिली होती है। वह गिफ्ट बैग ओपन करने पर 3 दवाई की बोतल मिलती है। तीसरी चीज पत्थरों से बनी कला मिलती है। चान सोचता है यह कोई नई चीज है। चान उस पत्थर की इंफॉर्मेशन देखता है, उसमें लिखा होता है यह विरासत पत्थर है, आदि मानवों की सभ्यता बनाने में उपयोगी। एक्टिवेशन करने के लिए 10 टेक्नोलॉजी पॉइंट यूज करें। चान टेक्नोलॉजी पॉइंट यूज करता है। यह पहली बार है जब चान ने अपनी टेक्नोलॉजी पॉइंट यूज किए हैं। उस पत्थर से कुछ रोशनी निकलती है और पत्थर पे लिखा होता है आपका कबीला अब लज्जा की अनुभूति कर सकता है। तभी एल वहाँ आती है और कहती है मुखिया आप बहुत ताकतवर और ऊंचे दिख रहे हो और तो और आपके बाल भी बहुत बढ़ गए हैं। चान कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो। वह कहती है क्या मैं पहाड़ी कबीले वालों से बात करूँ। वह कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे कबीले को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की है। मैं तुम्हें वहाँ भेजने का खतरा नहीं उठा सकता।
वो पूछती है तो अब क्या करें। चांद कहता है हम हमारे लोगों को 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांटेंगे। पहला ग्रुप घर बनाएगा, दूसरा ग्रुप खाना ढूंढेगा और तीसरा ग्रुप हमारी रक्षा के लिए अलग अलग जाल बिछाएगा। एल पूछती है जाल, ये जाल क्या होता है। चांद कहता है जाल वह अलग अलग चीजें होती है जिनके द्वारा हम दुश्मन हमला करने से पहले ही उनको घायल कर सकते हैं या मार सकते हैं। यह जाल कैसे बनाना है मैं सबको बाद में बताऊंगा। पहले हमें हमारे खाने का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। हम मांस को सुखा सकते हैं जो हम बाद में भी खा सकते हैं। चांद सबको मांस को ड्राई करने की टेक्निक सिखाता है। बाद में स्टोन बन को एक मैप निकाल के एक जगह दिखाता है और कहता है मैं तुम सबको जाल बनाना यहाँ सिखाऊंगा, रात में सबको वहाँ पे लेके आओ। चांद सोचता है मुझे बहुत काम करना है, जैसे सभी को हथियार चलाना सिखाना है, कबीले की रक्षा के लिए दीवार बनानी है, हर वक्त पहरेदारी कैसे करना है ये सबको सिखाना है और लोहे के हथियार बनाने हैं। तभी वहाँ स्टोनबोन आ जाता है और कहता है मुखिया आप आज रात हमें जाल कैसे बनाना है वह सिखाने वाले थे, आपने दिखाई जगह पर सभी आ गए हैं। थोड़ी देर बाद दोनों उस जगह पर आ जाते हैं। चांद सबको कहता है पहला जाल बहुत आसान होता है। सबसे पहले एक गहरा गड्ढा बनाओ, उसमें नुकीली हड्डियां लगाओ और उसे पत्ते से ढक लो। इससे आपको शिकार भी मिल सकती है और आपके दुश्मन भी इसमें गिर सकते हैं। चांद ईगन से कहता है ईगन जो पेड़ की तरह तुमने ट्रेनिंग के लिए यूज किए थे वह तुम जाल के लिए भी यूज कर सकते हो और कुछ जाल रस्सी से भी बनाए जा सकते हैं। वहाँ से जाते हो चांद स्टोनबोन को धीरे से कहता है किसी को भी सारे जालों की जगह मत बताओ। थोड़ी देर बाद स्टोनबोन भागते हुए आता है और कहता है मुखिया गड्ढे बनाते वक्त हमें यह पत्थर मिले जो एक दूसरे पर घिसने पर इनमें से आग निकलती है। चांद कहता है इन सभी पत्थरों को इकट्ठा कर लो, बाद में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 दिनों बाद लुई टैंग के साथ टहलते वक्त चांद देखता है सभी के लिए घर बन गए होते हैं। मछली मानवों की वजह से मछलियों की शिकार बहुत आसान हो गई होती है और खाने की कोई भी कमी नहीं होती है। बाद में चांद स्टोनबोन को मिलता है और कहता है हमें सिग्नलिंग टावर भी बनाने होंगे जिसके द्वारा जरूरत के वक्त हम सिग्नल भेज सकते हैं। चांद सबके साथ मिलकर ट्रैप बनाता है। सभी ने मिलकर अलग अलग पहाड़ों पे सिग्नलिंग टावर बनाए होते हैं। कुछ देर बाद दक्षिणी पहाड़ पर चांद को धुआं दिखता है। चांद कहता है शायद वहाँ कुछ हुआ है, मैं वहाँ जाके देखता हूँ। चांद पूरी तेजी से भागता है। चांद सोचता है मेरे स्ट्रेंथ की वजह से मेरे भागने का स्पीड भी बहुत बढ़ चुका है। दूसरी तरफ इयान जो सिग्नलिंग टावर पर खड़ा होता है उसे जंगल में धुआं दिखता है। वह सोचता है यह धुआं हमारे कबीले के बहुत पास से आ रहा है, क्या हमारे कबीले पे किसी का हमला हो गया है। वह भी उस धुएं की तरफ भागने लगता है। वह हवा में किसी बैटमैन की तरह जंप करके नीचे आता है। तभी उसे झाड़ियों में कुछ सुनाई देता है। इयान उस झाड़ियों की तरफ हमला कर देता है। सामने से पलटवार होता है लेकिन वह वार चांद का होता है। चांद कहता है इयान यह तो तुम हो, मुझे लगा कोई दुश्मन है, मैं हमला करने वाला था, उसकी वजह से तुम मारे जाते। क्या तुम्हें पता है कौन सा ट्रैप एक्टिवेट हुआ है। इयान कहता है शायद उस तरफ धुआं आ रहा है, उस तरफ का ट्रैप एक्टिवेट हो गया होगा। चांद जिस दिशा में इयान ने उंगली दिखाई होती है उस दिशा में भागना शुरू कर देता है। उसके बाद हमें दिखता है कोई उस ट्रैप में फंसा होता है। चांद जहाँ ट्रैप एक्टिवेट हुआ होता है वहाँ आ जाता है। वह सोचता है यहाँ कोई खतरा भी हो सकता है, इस वजह से वह छुप कर देखता है। उसे दिखता है जाल में कोई फंस गया है लेकिन अंधेरा होने की वजह से वह ठीक से नहीं देख पाता। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे दिखता है उस जाल में शॉन यांग फंसी होती है। वह गुस्से से कहती है जल्दी से मुझे नीचे उतारो। चांद उसे नीचे उतार देता है और कहता है सॉरी मैंने अभी तक तुम्हें इस जालों के बारे में नहीं बताया। वह कहती है ठीक है लेकिन यह बहुत अच्छी चीजें है, मुझे नहीं पता था तुम ऐसी भी चीजें बना सकते हो। चांद कहता है थैंक यू, यह सारी चीजें हमने हमारी सुरक्षा के लिए बनाई है। शॉन कहती है यह सब ठीक है लेकिन मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। कल मैंने कुछ मछली मानवों की बातें सुनी। वह कह रहे थे अगर उन्होंने समंदर से मछलियों की शिकार किया और वह मछलियाँ खाई, स्पेशली जेलीफिश और स्टारफिश, तो उन सबकी ताकत बढ़ सकती है। लेकिन समंदर तक जाने के रास्ते में सियारों का खतरा है। चांद सोचता है शायद समंदर के नमक के कारण इन सबकी ताकत बढ़ती होगी। मुझे इनको समंदर के पास ले जाना होगा, इसमें हमारा सबका फायदा है और समंदर के पास हमें मुर्गियाँ, उनके अंडे और नमक भी मिल सकता है। चांद शॉयांग से कहता है हमें हमारे कबीले को 3 अलग अलग जगह तीत करना होगा। पहला पहाड़ों और नदी के बीच वाला एरिया, दूसरा जंगलों में एल्प्स का एरिया और समंदर के पास मछली मानव का एरिया। अगर हम एक साथ रहे तो पहाड़ी कबीले वाले हमारे ऊपर जहरीले धुएं का हमला कर सकते हैं। अलग अलग रहने पर जरूरत के वक्त हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दूसरे दिन चांद लुई टैन, हाइवो और कुछ मछली मानवों को साथ लेकर समंदर की तरफ निकलता है। जंगल में एक मछली मानव के ऊपर एक सियार हमला करता है लेकिन हाइवो एक ही वार से उसे दूर फेंक देता है, लेकिन उन सबको सियारों का झुंड घेर लेता है। लुई टैन चांद से कहता है मुखिया संभाल के। चांद उसे कहता है हमारे साथ मछली मानव है और मुझे इन सबके ताकत का पता है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर हाइवो कहता है हाँ मुखिया, अब हम आपको दिखाते हैं मछली मानव क्या कर सकते हैं। यह कहकर वह अकेला ही 3 सियारों के साथ लड़ना शुरू कर देता है। तभी और 2 सियार चांद पे हमला कर देते हैं लेकिन वह हमला मछली मानव रोक लेते हैं। चांद सोचता है यह सिचुएशन सबकी ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छी है। तभी एक सियार चांद के पीछे से हमला करता है लेकिन चांद बिना देखे ही उसका गला पकड़ लेता है। पूरे झुंड को हारता देख बचे हुए सियार भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह सब समंदर किनारे आ जाते हैं। एक पत्थर की ओर इशारा करने के बाद चांद कहता है क्या तुम्हें वह पत्थर दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हम हमारा किला बनाएंगे और उसके ऊपर एक सिग्नलिंग टावर होगा जिसके द्वारा हम बाकी लोगों को सिग्नल्स भेज पाएंगे।
हाइहू कहता है ठीक है मुखिया। चैन उसे कहता है यह करने के लिए तुम्हारे पास 4 दिन है, मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ लोग भेज दूंगा। अगर यहाँ पे कोई हमला होता है तो तुरंत आग जला के हमें सिग्नल भेजो, हम जल्द से जल्द यहाँ आ जाएंगे। वह कहता है ठीक है मुखिया। 3 दिनों बाद चैन को एक नोटिफिकेशन आता है, आपने एक लकड़ी का धनुष बना लिया है, आपको 5 टेक्नोलॉजी पॉइंट मिलते हैं। तभी चैन को एल का आवाज आता है, मुखिया छोटा शॉन आ गया है, वह आपसे मिलना चाहता है। दोनों अंदर आने के बाद चैन छोटे शॉन को पूछता है क्या तुम्हें और कोई इंसानी कबीले मिले? छोटा शॉन कहता है नहीं मुखिया, मैं उत्तर की ओर पूरा 1 दिन चलते हुए गया लेकिन मुझे एक भी कबीला नहीं मिला। आखिर में मुझे कुछ बर्फीली पहाड़ी दिखी, उसके सामने एक झील थी लेकिन झील में कुछ बड़ा जानवर था। मैंने उसे देखने की कोशिश की लेकिन वो झील के अंदर चला गया, वहाँ से मैं वापस आ गया। चैन छोटे शॉन को कहता है क्या तुम उस झील और बर्फीले पहाड़ों से डर गए? तभी एल कहती है मुखिया, हम में से कोई भी उन झील और बर्फीली पहाड़ों से नहीं डरता, पर उन पहाड़ों के पीछे जो है उससे हम सब डरते हैं। चैन कहता है क्या है उस पहाड़ के पीछे? वह कहती है हिमदैत्य। हिमदैत्य का नाम सुनते ही चैन को एक नोटिफिकेशन आता है, साइड मिशन, हिमदैत्य को देखो, देखने पर एक स्किल पॉइंट मिलेगा। चैन सोचता है क्या सिर्फ देखने पर एक स्किल पॉइंट? यह हिमदैत्य होते क्या है? शायद यति जैसे कोई हो सकते हैं, या बड़े इंसान भी हो सकते हैं, या उनका कबीला भी हो सकता है। अगर उनका कबीला है तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। चैन हिमदैत्य के नाम से डरे हुए शॉन से कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, जाओ आज आराम करो। शॉन जाने के बाद चैन एल को पूछता है शादी की तैयारी कैसे चल रही है? वह कहती है तैयारी पूरी हो गई है। चैन कहता है ठीक है, हम परसों शादी करेंगे और उसके बाद मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, मैं 3 लोगों को साथ लेके जाऊंगा। दूसरे दिन चैन ने कुछ अलग हथियार बना लिए होते हैं, उस वजह से उसके टेक्नोलॉजी पॉइंट 62 हो गए होते हैं। तभी एल वहाँ आती है और कहती है सब तैयार है, आप बाहर आ सकते हो। यह चैन के शादी का दिन होता है। चैन को चलने के लिए सभी ने फूल बिछाए होते हैं और सामने शोयांग खड़ी होती है। सभी बहुत खुश होते हैं, रात में सभी नाचते गाते हैं। चैन सोचता है यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें मिली, मुझे शोयांग और इन सब की रक्षा करनी होगी। तभी एल वहाँ आती है और कहती है मुखिया आपको बाहर आने ने बुलाया है। अंदर जाने के बाद शोयांग गुस्से में बैठी होती है और वह कहती है मुझे एल ने बताया तुम कल कहीं बाहर जाने वाले हो। चैन उसे हिमदैत्य के बारे में सभी बातें बता देता है। वह कहते हैं मुझे पता नहीं यह हिमदैत्य क्या होता है, लेकिन क्या तुम सच में उनसे दोस्ती करने जा रहे हो? चैन कहता है हाँ, मैं कल जाने वाला हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे तुम्हें यह देना है। चैन गोफन उसे देता है। वह कहती है यह क्या है? चैन कहता है इसे गोफन कहते हैं, इसे इस्तेमाल करके हम पत्थर ज्यादा दूरी पर मार सकते हैं, तुम्हें सभी लड़कियों को यह चलाना सिखाना होगा। वह कहती है हाँ, तुम्हारे वापस आने से पहले सभी लड़कियाँ यह चलाने में माहिर हो जाएगी। दूसरे दिन चैन और उसके 3 साथी इयान, हाइहू और एक एल्फ एयन बर्फीले पहाड़ी की ओर जा रहे होते हैं। वह एल्फ एयन चैन की तरफ गुस्से से देख रही होती है। चैन सोचता है कहीं ये मुझे पीछे से चाकू मारने की तो नहीं सोच रही है। इयान चैन को कहता है मुखिया शायद हमें कोई देख रहा है, लेकिन चैन सोचता है शायद उस लड़की की वजह से इयान को यह लग रहा होगा। हाइहू चैन के पास आता है और कहता है मुखिया क्या आप जानते हो आगे एक झील है? चैन कहता है हाँ, शॉन ने मुझसे कहा था कि आगे एक झील है और उसमें एक बहुत बड़ा जानवर रहता है। हाइहू कहता है जब मैं छोटा था तब मैंने उसे देखा था, तब मैं डर गया था, लेकिन अब अगर मुझे चांस मिला तो मैं उससे लड़ना चाहूंगा। चैन कहता है यह अच्छी बात है, अपने से स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ने पर आप खुद भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, मैं भी एक हिमदैत्य से लड़ना चाहूंगा। यह सुनते ही इयान बहुत डर जाता है और कहता है नहीं मुखिया, यह सपने में भी मत सोचना। चैन इयान से पूछता है तुम सब हिमदैत्य का नाम सुनते ही इतना क्यों डर जाते हो? इयान कहता है पहले हमारा कबीला बहुत बड़ा कबीला था, एक दिन हमारे कबीले पे एक हिमदैत्य ने हमला कर दिया और हमारे बहुत सारे साथियों को खा लिया। यह सुनने के बाद चैन को समझ में आता है क्यों सब लोग उस हिमदैत्य से डरते हैं। तभी टॉपिक चेंज करते हुए हाइहू कहता है मुखिया यह पीली बेरी मैंने बचपन में खाई थी, लेकिन इसके परिणाम बहुत बुरे थे। चैन वह बेरी देखता है, लिस्टिंग लिखता है क्रोटन, कड़वी बेरी, जहरीली। चैन सोचता है क्यों ना सब चीजें मैं स्कैन कर लूँ, शायद कोई काम की चीज मिल जाए। स्कैन करने पर चैन को समझ में आता है कि वहाँ बहुत सारी दवाई वाली जड़ी बूटी है। स्कैन करते वक्त वह एक पौधे के पास आता है, वह धान होता है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और वह सोचता है यह अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन पूरी तरह तैयार होने के बाद मैं पूरा खेत इससे बना सकता हूँ। यह सोचते ही चैन को एक नोटिफिकेशन आता है, साइड मिशन, खेती, अपने कबीले वालों को खेती करना सिखाओ। तभी यह चैन से कहता है मुखिया उधर देखिए। सामने देखने पर वहाँ सियार का पूरा झुंड होता है। हाइहू कहता है शायद यह सब हमारा पीछा कर रहे होंगे। चैन कहता है हाँ, मुझे भी यही लगता है, अब हमें यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म करना होगा। चलो सभी, किसी को भी मत छोड़ो। सभी उन सियारों पे हमला कर देते हैं। हाइहू फिर से एक साथ 3 सियारों के साथ लड़ता है। वह एल्फ एयन बहुत फुर्ती से एक सियार के ऊपर उसके चाकू से हमला करती है। तभी एयन के ऊपर 2 सियार हमला करते हैं। हाइहू उन दोनों को 2 सियार फेंक के मारता है। यह देख के सभी सियार डर के भागने लगते हैं। चैन कहता है इस बार इन्हें भागने मत दो, इनका पीछा करो। उन सियारों का पीछा करते वक्त चैन अपने स्पीड की वजह से बाकी लोगों के आगे निकल जाता है। तभी चैन को उस लड़की की आवाज आती है। पीछे देखने पर चैन को दिखता है उस एल्फ को एक नर पक्षी पेड़ ने पकड़ लिया होता है। पेड़ के पीछे हाइहू और इयान खड़े होते हैं।
चान उनसे कहता है तुम दोनों खड़े क्यों हो, उसे बचा क्यों नहीं रहे हो। ईयान कहता है हम खड़े नहीं हैं, हमें भी इस पेड़ ने पकड़ लिया है। चान को भी एक बेल जकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन चान उसे काट देता है। चान एल्फ एयन को कहता है घबरा मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वह कहती है मुझे छोड़ो, उन दोनों को बचाओ। तभी वह पेड़ उसे खा लेता है। चान बेलों को काटते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी दो सियार उसके पीछे से हमला कर देते हैं। लेकिन उनके काटने से पहले ही हायू उन दोनों को पानी के सिंग दे मारता है। चान फिर से आगे बढ़ने लगता है और सोचता है यह पेड़ तो परबक्षी है, इसने आजू बाजू के सभी पेड़ों को भी सुखा दिया है। सूखे हुए पेड़ मेरी मदद कर सकते हैं। चान वह चकमक पत्थर उस पेड़ पे फेंकता है और अपनी कुल्हाड़ी उस पत्थर पे घिसता है। उस वजह से आग पैदा हो जाती है। आग की वजह से चान को उस पेड़ पर हमला करने का चांस मिल जाता है। उस चांस का इस्तेमाल करके चान वह फूल काट देता है जिसमें वह एल्फ एयन होती है। बाहर आने पर उस लड़की के सभी कपड़े फटे हुए होते हैं। चान उसे खुद का कोट देता है। आग की वजह से हायू और इयान भी छूट जाते हैं। चान धनुष्य का इस्तेमाल करके सभी आजू बाजू के पेड़ों को आग लगा देता है, लेकिन आग पड़ने की वजह से उन्हें भागना पड़ता है। तभी एक सियार उनके पीछे लग जाता है। चान कहता है आगे झील है, झील में छलांग लगाने पर हम आग से और इन सियारों से बच सकते हैं। लेकिन तभी वह सियार एल्फ एयन के बहुत नजदीक आ जाता है और उस पे हमला करने ही वाला होता है। तभी चान उसे बचा लेता है, लेकिन वह सियार चान पे हमला कर देता है। वह सियार चान को काटने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे एक बाण लगता है। चान देखता है तो एल्फ एयन ने वह बाण चलाया होता है। तभी चान को एक नोटिफिकेशन आता है, नई प्रतिभा की खोज यानी टैलेंट फाउंड, आर्चरी यानी धनुर्विद्या। चान उससे पूछता है क्या तुम्हें धनुष्य चलाना आता है। वह कहती है अभी आपको देखने के बाद मैंने यह सीख लिया, लेकिन अब आप सभी चले जाइए, मेरे पैरों में मोच आ गई है, मैं आपके साथ भाग नहीं सकती और यह आग से मैं बच नहीं पाऊंगी। चान उसे कंधे पे बिठा लेता है और भागने लगता है। सभी भाग रहे होते हैं। तभी इयान का पैर भी घायल हो जाता है। हायू इयान को पीठ पे बैठा लेता है और तेजी से भागने लगता है। चान के कंधे पे बैठी एल्फ एयन कहती है वैसे मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, मुझे शक है तुमने बैलों को हमारे कबीले पे हमला करने के लिए उकसाया। चान उसे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। वह कहती है जब हम हमारे कबीले को बचाने गए थे तब मैंने देखा था कुछ बैल घायल थे, लेकिन हमारे हथियार उनको घायल कर ही नहीं सकते थे। वह चाकू चान के गले पे रख देती है और कहती है मुझे यही छोड़ दो, अगर मैं यहाँ मर जाती हूँ तो तुम्हें आगे कोई मुश्किल नहीं होगी। चान भागना जारी रखता है और उसे कहता है हम जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तब तुम मेरे साथ जो करना है कर सकती हो। वह कहती है ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम पर ध्यान रखूंगी। अगर तुमने हमारे मुखिया को धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। थोड़ी देर बाद सभी उस झील में छलांग लगा देते हैं। बाहर निकलने के बाद चान कुछ पत्तियां तोड़कर हायू से कहता है यह पत्तियां घाव को जल्दी ठीक कर सकती है, इस तरह की सभी पत्तियां हम अपने कबीले में लेके जाएंगे। पत्तियां तोड़ते वक्त झाड़ियों के पीछे चान को उन सियारों के बच्चे दिखते हैं और उसे नया नोटिफिकेशन आता है, इन बच्चों को पालतू बनाओ और शिकारी के लिए इस्तेमाल करो, आपको एक छोटा ट्रेजर बॉक्स और शिकारी की बंदूक मिलेगी। चान सोचता है आज मेरा लक बहुत अच्छा है, मुझे यह बच्चे मिल गए, इनको मैं शिकारी कुत्तों जैसा ट्रेन करूंगा। थोड़ी देर बाद चान और उसके साथी बहुत सारी झाड़ियाँ जड़ी बूटियाँ लेकर जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी उनको एक बहुत जोर की आवाज सुनाई देती है। उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है। चान सोचता है मुझे यह कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी पेड़ के पीछे से एक जानवर आता है। यान कहता है यह तो नरबक्षी भालू है। चान सबसे कहता है हमारे दो साथी घायल है, इस हाल में तुम इससे नहीं लड़ सकते, इसलिए तुम सब यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे रोके रखता हूँ। हाय हो और वह एल्फ एयन कहती है मुखिया हम भी लड़ सकते हैं। चान कहता है तुम सब इससे नहीं लड़ सकते, मैंने जो कहा है वह करो। हाय हो इन दोनों को कबीले तक ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाय हो कहता है ठीक है मुखिया, मैं इन्हें वहाँ पहुँचा दूंगा। यह सुनते ही चान उस भालू पर हमला कर देता है। वह तीनों भागते हैं। उन्हें भागता देख भालू उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन चान उसे रोक लेता है। चान सोचता है यह भालू उन बैलों के मुखिया से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं मेरी कुल्हाड़ी की स्पेशल पावर इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन वह मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इस वक्त वह तीनों थोड़ी दूरी पर चले गए हैं। शायद मैं मेरे भागने का स्पीड इस्तेमाल करके यहाँ से भाग सकता हूँ, लेकिन वहाँ से भागने की कोशिश करते ही वह भालू उन तीनों की तरफ जाने लगता है। चान सोचता है यह भालू बहुत होशियार है, मुझे इसे उन तीनों की विरुद्ध दिशा में ले जाना होगा। चान उसे चिढ़ाता है और भागने लगता है। वह भालू चान के पीछे लग जाता है। वह बहुत ज्यादा ताकतवर होने की वजह से भागते वक्त आजू बाजू के पेड़ टूट जाते हैं। एक पेड़ के पीछे छुपकर चान सोचता है शायद मुझे कुल्हाड़ी इस्तेमाल करनी ही होगी। अब तक वह तीनों यहाँ से बहुत दूर चले गए होंगे। अगर मैं मेरी कुल्हाड़ी की स्पेशल पावर यूज करता हूँ तो अभी उन लोगों को खतरा नहीं होगा। लेकिन तभी चान के पीछे से एक शेर हमला कर देता है। चान उस हमले से बाल बाल बचता है। यह वही शेर होता है जिसकी एक आंख को चान ने घायल किया होता है। चान को देखते ही वह शेर भी गुस्से में आ जाता है। चान शेर और भालू के बीच फंस जाता है। चान सोचता है शायद मैं अभी मरने वाला हूँ, मेरे लिए इन दोनों से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। यह सोचते ही चान के सामने एक नोटिफिकेशन आता है, पोस्ट जानलेवा खतरे में। भागने का मोड ऑन किया जाता है। 600 सेकंड के लिए स्पीड 20 स्किल पॉइंट से बढ़ता है। आपके स्ट्रेंथ पॉइंट आपके फिजिक में कन्वर्ट किए जाते हैं। यह मैसेज आते ही चान की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। उसकी टोटल स्पीड अब 22 हो गई है। चान सोचता है मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं उड़ सकता हूँ। वह जंप करता है तो वह बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चला जाता है।
नीचे भालू और शेर एक दूसरे से टकराते हैं। चांद धीरे से नीचे आता है। चांद सोचता है मुझे इस तरह कभी भी महसूस नहीं हुआ, मेरा शरीर बहुत ज्यादा हल्का हो गया है। चांद पीछे देखता है तो वह दोनों जानवर फिर से हमला करने के लिए तैयार होते हैं। यह देखते ही चांद भागना शुरू कर देता है। चांद की स्पीड के कारण वह दोनों जानवर उसे पकड़ नहीं पाते। भागते भागते चांद जब रुकता है तो सामने बर्फीली पहाड़ी होती है। चांद सोचता है उन दोनों से भागते भागते मैं इस बर्फीले पहाड़ पर आ ही गया हूँ तो देख लेता हूँ वह हिम दैत्य क्या चीज है। अभी भी 600 सेकंड पूरे होने में बहुत टाइम है, इतने टाइम में मैं यह पहाड़ पार कर सकता हूँ। थोड़ी देर में चांद बर्फीले पहाड़ के चोटी पर होता है। नीचे देखने पर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह एक हिम दैत्य होता है। वह इतना बड़ा होता है कि उसने डायनासोर को कुत्ते जैसा बांध के रखा होता है। वह हिम दैत्य पूरी तरह सफेद रंग का होता है। चांद सोचता है क्या इसका रंग ही सफेद है या इसके ऊपर बर्फ जमा हुई है। चांद को नोटिफिकेशन आता है, मिशन कंप्लीट, आपने हिम दैत्य को देख लिया है, आपको एक स्किल पॉइंट मिलता है। चांद सोचता है यह इतना खतरनाक होने की वजह से सिर्फ देखने पर ही मुझे एक स्किल पॉइंट मिला है। तभी चांद को और एक नोटिफिकेशन आता है, हिम दैत्य पर हमला करो, वक्त मिशन खत्म होने तक। मिशन कंप्लीट होने पर 9 स्किल पॉइंट्स मिलेंगे। चांद सोचता है शायद यह सिस्टम मुझे मारने की कोशिश कर रही है। हिम दैत्य पर हमला तो छोड़ो, उस तक पहुंचने से पहले ही वह डायनासोर मुझे मार देंगे। मुझे जल्द से जल्द अपने कबीले में जाना होगा और पहाड़ी कबीले से लड़ाई की तैयारी करनी होगी। चांद पहाड़ी के चोटी से नीचे देखता है तो उसे नीचे एक हिम दैत्य दिखता है। वह इतना बड़ा होता है कि उसने डायनासोर को रस्सियों से बांध के रखा हुआ होता है। उसे देखते ही चांद को नोटिफिकेशन आता है, हिम दैत्य का पहला मिशन कंप्लीट होता है। हिम दैत्य को देखने पर आपको एक स्किल पॉइंट मिलता है। तभी चांद के सामने एक और नोटिफिकेशन आता है, हिम दैत्य सेकंड मिशन, हिम दैत्य पर हमला करो, हमला करने पर 9 स्किल पॉइंट्स मिलेंगे। चांद कहता है हिम दैत्य पर हमला करो, क्या यह सिस्टम मुझे मारना चाहती है? यह चांद थोड़ा जोर से बोल देता है। उस वजह से उस डायनासोर का ध्यान चांद जिस पहाड़ी पर होता है उस पहाड़ी की ओर चला जाता है। चांद खुद को मुंह दबा के एक पत्थर के पीछे छुपा लेता है और सोचता है उस डायनासोर के कान बहुत तेज है। अच्छा हुआ हिम दैत्य के कान इतने तेज नहीं है, लेकिन इतने देर से वह हिम दैत्य हिला तक नहीं है। क्या वह जिंदा है या मर गया है? मुझे यह चेक करना चाहिए। चांद वहाँ से एक पत्थर उठाता है और उस हिम दैत्य की ओर फेंकता है, लेकिन वह पत्थर उससे थोड़ी दूरी पर गिरता है। उस पत्थर की आवाज से वह हिम दैत्य नहीं हिलता है, लेकिन उस डायनासोर का ध्यान उस पत्थर पर चला जाता है और वह डायनासोर चांद की तरफ देखकर गुर्राने लगता है। चांद फिर से एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है और सोचता है यहाँ तो एक नहीं 2 डायनासोर है। तभी चांद को एक नोटिफिकेशन आती है, हिम दैत्य का दूसरा मिशन कंप्लीट, आपने हिम दैत्य पर हमला कर दिया है, आपको 9 स्किल पॉइंट्स मिलते हैं। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, हिम दैत्य थर्ड मिशन, हिम दैत्य को अकेले हराओ, वक्त मिशन खत्म होने तक पूरा होने पर 100 स्किल पॉइंट्स मिलेंगे। चांद सोचता है आज मेरा लक अच्छा है, सिस्टम ने उस उछाले हुए छोटे पत्थर को हमला समझ लिया और मुझे यह 9 स्किल पॉइंट्स मिल गए। वैसे उस इमरजेंसी भागने की सिस्टम की वजह से मेरे 33% स्किल पॉइंट्स घटा दिए गए थे। वैसे 100 स्किल पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मुझे 100 स्किल पॉइंट मिलते हैं तो मैं अकेला ही पहाड़ी कबीले को हरा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इस हिम दैत्य को हराने की सोच भी नहीं सकता। चांद देखता है वह डायनासोर अभी भी उसके तरफ देखकर गुर्रा रहा होता है। तभी वह हिम दैत्य उसे एक ही हाथ से खामोश कर देता है। उस हाथ का प्रेशर इतना होता है कि चांद तक उस हाथ का प्रेशर महसूस होता है। चांद सोचता है अच्छा हुआ उस हिम दैत्य ने मुझे नहीं देखा, नहीं तो मेरी हालत भी उस डायनासोर जैसी हो जाती। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। शाम के वक्त चांद अपने कबीले में आ जाता है। उसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। शाओयांग कहती है अच्छा हुआ आप उस भालू से बच गए, आप बहुत थक गए होंगे, आराम कर लो। चांद अपने बिस्तर पे सोया होता है और सोचता है उस इमरजेंसी भागने की सिस्टम की वजह से मेरी फिजिक 1, स्पीड 1 और स्ट्रेंथ 2 स्किल पॉइंट से कम हो गई है, लेकिन अभी मेरे पास 10 स्किल पॉइंट है। पिछले लड़ाई के वक्त मुझे ध्यान में आया कि स्ट्रेंथ के साथ साथ स्पीड भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। स्ट्रेंथ से मैं अपने दुश्मन को हरा सकता हूँ, लेकिन स्पीड से मैं उनसे बच के भाग भी सकता हूँ। पहले मैं अपना स्पीड बढ़ाता हूँ। स्पीड के स्किल पॉइंट 5 जब हो जाते हैं तब चांद को एक मैसेज आता है, आपके स्किल पॉइंट्स अब क्रिटिकल पॉइंट पर आ गए हैं। इसके बाद स्किल अपडेट करने के लिए एक की जगह 2 स्किल पॉइंट्स लगेंगे। चांद सोचता है शायद सभी स्किल्स के क्रिटिकल पॉइंट अलग अलग होंगे, क्योंकि पिछली बार मेरी स्ट्रेंथ 6 पॉइंट्स थी, लेकिन तब मुझे क्रिटिकल पॉइंट का मैसेज नहीं आया था। क्रिटिकल पॉइंट्स के आगे स्किल ले जाने से पहले सभी स्किल्स क्रिटिकल पॉइंट तक ले जाने होंगे। वह अपने बाकी पॉइंट स्ट्रेंथ में ऐड करके स्ट्रेंथ को भी क्रिटिकल पॉइंट तक बढ़ा देता है। स्ट्रेंथ का क्रिटिकल पॉइंट 10 होता है। स्ट्रेंथ बढ़ते ही फिर से चांद को उसकी ताकत कई गुना बढ़ने का एहसास होता है और उस वजह से उसकी हाइट और मसल्स बढ़ जाते हैं। हाइट और मसल्स बढ़ने की वजह से उसके जूते और पैंट भी फट जाती है। चांद सोचता है अगर इस तरह हर बार मेरा शरीर बढ़ता रहेगा तो शायद कुछ दिनों में मैं जायंट बन सकता हूँ। यह सोचते सोचते वह सो जाता है। सुबह चांद को दिखता है कबीले में कुछ लोग घर बना रहे होते हैं, कुछ लड़कियां कपड़े सी रही होती है, कुछ मछली मानो मछलियां पकड़ रहे होते हैं, कुछ लोग खाना बना रहे होते हैं और शाओयांग कुछ लड़कियों को गोफन चलाना सिखा रही होती है। चांद उससे कहता है सभी लड़कियां अब अच्छा गोफन चला लेती है। वह कहती है हाँ, लेकिन इसे लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए इन सभी को और प्रैक्टिस की जरूरत है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने गश्त के लिए एक ग्रुप भी बना लिया है। वह लड़कियां बारी बारी से हमारे आजू बाजू के जंगल में ध्यान रखती है। चांद कहता है बहुत अच्छे। इयान और एल्फ एयन का क्या हाल है? वह दोनों उस दिन घायल हो गए थे। वह कहती है इयान ठीक होने के लिए अकेला सिग्नलिंग टावर पर बैठा है और एयन अभी ठीक है, वह तुमने दिए हुए धनुष की प्रैक्टिस कर रही है। चांद शाओयांग से कहता है मुझे कुछ दिनों में फिर से उत्तरी जंगल में जाना होगा। वहाँ मुझे कुछ धान की झाड़ियाँ दिखी थी, मुझे वह लाना होगा जिससे हम यहाँ खेती कर सकते हैं।
वह कहती है ठीक है, मुझे पता नहीं यह धान क्या होता है, लेकिन इस बार तुम अपने साथ ताकतवर साथी लेके जाओ। अगर कोई लड़ाई होती है तो वह तुम्हारे साथ लड़ सकेंगे। चांद सोचता है जंगल में जाने से पहले मुझे कुछ हथियार और कुछ नई चीजें बनानी होगी। 4 दिनों बाद चांद पत्थर पे कुछ लिख रहा होता है। वह सोचता है जंगल से वापस आने पर मैं इन सबको गणित सिखाऊंगा, जैसे जोड़ना घटाना सीखने से यह सब मेरा काम आसान कर सकते हैं। जैसे ही चांद का उस पत्थर पर लिखना पूरा हो जाता है, वैसे ही एक नोटिफिकेशन आता है, आपने लेखन कला इजाद की है, आपको 10 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स मिलते हैं। आपने गणित इजाद की है, आपको 10 टेक्नोलॉजी पॉइंट मिलते हैं। आपके 100 टेक्नोलॉजी पॉइंट पूरे हो गए हैं। टेक स्टोर ओपन हो रहा है। टेक स्टोर से आप टेक्नोलॉजी पॉइंट के बदले में सिस्टम द्वारा बनाई गई कुछ वस्तु या विरासत पत्थर या कुछ कच्चा माल खरीदी कर सकते हैं। यह देखते ही चांद खुश हो जाता है और कहता है मुझे दिखाओ मैं क्या खरीदी कर सकता हूँ। चांद को एक पूरी लिस्ट दिखाई देती है। उस लिस्ट में अलग अलग चीजें होती है, जैसे लोहा 5 टेक्नोलॉजी पॉइंट के बदले में 10 ग्राम, दवाई 1 बोतल 10 टेक्नोलॉजी पॉइंट के बदले में, तांबा 20 टेक्नोलॉजी पॉइंट के बदले में, लोहे की कढ़ाई 30 टेक्नोलॉजी पॉइंट के बदले में, मसाले 50 ग्राम 1 टेक्नोलॉजी पॉइंट के बदले में, विरासत पत्थर 100 टेक्नोलॉजी पॉइंट के बदले में, ओवन 500 टेक्नोलॉजी पॉइंट के बदले में, और एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट होता है जिसके टेक्नोलॉजी पॉइंट अननोन होते हैं। चांद कहता है यह तो बहुत अच्छा हुआ, मैं टेक्नोलॉजी पॉइंट के बदले में कोई भी चीज ले सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या लेना है यह फैसला सोच समझ के करना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद चांद कहता है मैं यह चीज लूंगा। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है, आपने 30 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स के बदले में एक लोहे की कढ़ाई ली है। चांद सोचता है मैंने बहुत सोच समझकर यह कढ़ाई ली है। इस कढ़ाई से मैं खाना तो बना ही सकता हूँ, और उसके साथ ही अगर मैंने यह कढ़ाई मास्टर रोशी जैसी पीठ पर बांध ली तो यह आर्मर का काम कर सकती है। अगर यह कढ़ाई मैंने हाथों में कैप्टन अमेरिका जैसे लगा ली तो यह एक ढाल बन सकती है। और तो और पबजी के पैन की तरह मैं इस कढ़ाई से वार भी कर सकता हूँ, क्योंकि यह कढ़ाई लोहे से बनी है और इस युग में लोहा कहीं भी अवेलेबल नहीं है। थोड़ी देर बाद चांद एक चूल्हा बनाता है और उस पर वह कढ़ाई रख देता है। वैसे ही उसे नोटिफिकेशन आता है, आपने चूल्हा बना लिया है, आपको 10 टेक्नोलॉजी पॉइंट मिलते हैं। चांद उस कढ़ाई में खाना पकाता है। खाना पकाते ही चांद को फिर से एक नोटिफिकेशन आता है, आपने सूप बना लिया है, आपको 10 टेक्नोलॉजी पॉइंट मिलते हैं। तभी वहाँ स्टोन बोन आता है और कहता है मुखिया, आपने पानी को धूप में रखकर जो नमक बनाने को बोला था वह बन गया है। चांद को और एक बार नोटिफिकेशन आता है, आपने नमक बना लिया है, आपको 10 टेक्नोलॉजी पॉइंट मिलते हैं। चांद स्टोन बोन से कहता है बहुत अच्छे, मैं नमक का इस सूप में उपयोग करूंगा। चांद सोचता है आज मेरा लक बहुत अच्छा है, मैंने 30 टेक्नोलॉजी पॉइंट खर्च किए थे और मुझे 30 टेक्नोलॉजी पॉइंट वापस भी मिल गए। दोपहर में सभी वह सूप पीते हैं। तभी एक लड़की भागते हुए आती है और कहती है मुखिया, शायद हमारे बिछाए जाल में कुछ फंस गया है। चांद कहता है चलो दिखाओ मुझे क्या फंसा है। वहाँ जाने के बाद चांद को गड्ढे में एक सियार फंसा हुआ दिखता है। छोटा चांद कहता है मुखिया, शायद यह उन बच्चों की माँ होगी, शायद यह हमारा पीछा करते हुए उन्हें दूध पिलाने यहाँ आई होगी। उन बच्चों ने भी पिछले 5 दिनों में कुछ नहीं खाया है। चांद स्टोनबोन और हायू से कहता है उसे बाहर निकालो। बाद में चांद हायू से कहता है इसे उन बच्चों के साथ बांध दो और इसे कुछ अच्छा खाना खिला दो। हायू जाने के बाद चांद उस लड़के को कहता है आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अपने साथियों के साथ ऐसे और जाल बिछा दो। थोड़ी देर बाद चांद अपने साथियों के साथ वह धान लेने जंगल में आ जाता है। धान तोड़ने के बाद चांद सोचता है क्यों ना हम साथ में औषधि झाड़ियाँ भी ले जाए। थोड़ी देर बाद उनमें कुछ जोर की आवाज आती है। चांद सबको कहता है सभी छुप जाओ, यह वही नरभक्षी भालू है। सभी लोग छुप जाते हैं। एक पेड़ के पीछे से वह भालू बाहर आता है, लेकिन वह गिर जाता है। चांद कहता है क्या यह जख्मी है? तभी चांद को कुछ आवाजें आती है, वह इस दिशा में ही आया है, उसे पकड़ो। तभी दूसरे पेड़ के पास से और एक भालू भागते हुए आता है, वह भी जख्मी होता है। स्टोनबोन कहता है शायद इन भालुओं की कोई शिकार कर रहा है। तभी उन भालुओं के पीछे कुछ पहाड़ी कबीले के लोग आ जाते हैं। उन पहाड़ी कबीले वालों को देखकर हायू गुस्से से उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चांद उसे नीचे खींच लेता है। हायू गुस्से से कहता है मुखिया, आपने मुझे क्यों रोका? मेरे कबीले पे हमला करने वाले मेरे सामने हैं और आप मुझे मेरा बदला लेने से रोक रहे हो। चांद उसे कहता है शांत हो जाओ, हम उन पर तब हमला करेंगे जब हमें पूरी तरह पता होगा कि हम जीत सकते हैं। इस तरह गुस्से में हमला करने पर उनसे ज्यादा हमें नुकसान होगा। हम पहले देखेंगे वह सब क्या कर रहे हैं। सभी पहाड़ी कबीले वाले उस भालू के पीछे भाग रहे होते हैं। वह भालू थोड़ी देर भागने के बाद घाव की वजह से गिर जाता है। तभी एक पहाड़ी कबीले वाला कहता है अब यह नहीं भाग पाएगा, चलो भालू उठो और भागो। तभी उसके सर पर एक बड़ा हाथ आता है, वह उनके मुखिया का होता है। वह मुखिया उस आदमी को पीछे फेंक देता है और खुद की तलवार निकालता है। वह तलवार देखते ही चांद को नोटिफिकेशन आता है, ज्वालामुखी के पत्थर से बनी तलवार जिसकी एक बाजू बहुत शार्प यानी तीखी है और उस पर जहर लगा हुआ है। चांद सोचता है पहाड़ी कबीले वालों को जहर के बारे में बहुत ज्यादा पता है। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, भालू को बचाओ, बचाने पर 2 स्किल पॉइंट्स और भालू से जुड़ाव मिलेगा। चांद को एक नया मिशन आता है, भालू को बचाओ, बचाने पर 2 स्किल पॉइंट्स और भालू से जुड़ाव मिलेगा। चांद सोचता है यह सिस्टम 100% मुझे मारना ही चाहती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस वक्त पहाड़ी कबीले को हरा सकता हूँ। और तो और इस भालू ने पिछली बार मुझ पर हमला भी किया था। तभी चांद को एक और नोटिफिकेशन आता है, यह एक स्पेशल मिशन है। इस तरह के मिशन को रिजेक्ट करने पर सिस्टम इसके बाद इस तरह की मिशन नहीं भेजेगी।
चान सोचता है यह सिस्टम अब तो ब्लैकमेल भी करने लगी, लेकिन सिस्टम के मुताबिक यह एक स्पेशल मिशन है। उसी वक्त वह पहाड़ी कबीले का मुखिया अपनी तलवार चलाने वाला होता है। मेरे पास सोचने का कोई वक्त नहीं है, यह कहकर चान उस बालू को बचाने के लिए भागने लगता है। तभी वह मुखिया उसकी तलवार चला देता है, लेकिन वह तलवार बालू को लगने से पहले ही चान उसे अपनी कुल्हाड़ी से रोक लेता है। चान सोचता है क्या ताकतवर हमला था, इस हमले ने मुझे पूरी तरह दबा दिया। उस हमले के बाद दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। पहाड़ी कबीले वाले कहते क्या तुम लोग हमारी शिकार चुराने आए हो। दोनों कबीले वाले एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। चान सोचता है सिस्टम के मुताबिक यह एक स्पेशल मिशन है, शायद भालू से जुड़ा एक अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन इस मिशन के लिए मैं अपनी और मेरे साथियों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तभी चान के सामने एक और नोटिफिकेशन आता है, आपने यह मिशन स्वीकार लिया है। भालू बहुत ज्यादा जख्मी है और उसके शरीर में जहर भी है। 10 मिनट के भीतर इस भालू को बचाना है, वरना जहर की वजह से इसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा। चान सोचता है अब तो यह मिशन और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, लेकिन पिछली बार एक उछाले हुए पत्थर को सिस्टम ने हमला समझ लिया था। इसका मतलब है मुझे इन पहाड़ी कबीले से लड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उस भालू को बचाना है। पहाड़ी कबीले में से एक आदमी अभी भी वही चिल्ला रहा होता है, क्या तुम सब हमारी शिकार छीनना चाहते हो। तभी हाइगो की ओर देखकर पहाड़ी कबीले का मुखिया कहता है, क्या तुम मछली मानो कबीले से हो। मुझे तुम याद नहीं आ रहे हो, क्योंकि मैं कमजोरों को याद नहीं रखता। यह सुनकर हाइगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, उस वक्त मछली मानो लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। मुखिया, हम इनकी यह बकवास कब तक सुनने वाले हैं। चान हाइगो को कहता है, हमारे सामने बहुत सारे दुश्मन हैं, क्या तुम मुझे कुछ वक्त दे सकते हो। वह सभी हाँ कहते हैं। चान सभी को कहता है, ठीक है, मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए, आज हम सभी सातवें कबीले में जाएंगे। तभी सभी उन पहाड़ी कबीले वालों पर हमला कर देते हैं। चान उस भालू के पास जाता है और उसकी एक दवाई भालू पर लगाने लगता है। उस दवाई के कारण उस भालू के सभी घाव ठीक हो जाते हैं। चान सोचता है घाव तो ठीक हो गए, लेकिन मुझे उस जहर का असर कम करना होगा। तभी चान के बाजू में एक पहाड़ी कबीले वाला गिरता है। चान पीछे देखकर सोचता है मेरे सभी साथी घायल है, पर वह सब पहाड़ी कबीले को अच्छी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन मुझे जल्दी करना होगा। तभी पहाड़ी कबीले का मुखिया कहता है, बस बहुत हो गया, तुम सब लड़ाई में अच्छे हो, लेकिन अब तुम्हारा वक्त खत्म होता है। मैं तुम सबको एक आखिरी मौका देता हूँ, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी यहाँ से निकल जाओ। यह सुनते ही हायू कहता है, तुमने जिस दिन मेरा कबीला खत्म किया उसी दिन से मैं इस मौके का इंतजार कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाला। तभी वह दोनों टकले भाइयों में से बड़ा भाई होंगशी कहता है, हायू अब हमारे कबीले का सदस्य है और हमारा कबीला कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। टोनबोन कहता है, वैसे भी हमारे मुखिया ने हमें 10 मिनट देने को कहा है, इस वजह से कुछ भी हो जाए हम यहाँ से 10 मिनट तक नहीं हिलने वाले। चान को सिस्टम का एक मैसेज आता है, 6 मिनट और 21 सेकंड बाकी। चान सोचता है टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है और मेरे साथी भी मुश्किल में है, मुझे जल्दी करना होगा, लेकिन जहर का तोड़ किस तरह ढूंढना है यह मुझे पता नहीं। तभी वह पहाड़ी कबीले का मुखिया खुद का पैर जोर से जमीन पर मारता है, इस वजह से एक शॉकवेव चान के साथियों की ओर जाती है, लेकिन चान अपनी कुल्हाड़ी से वह वेव बीच में ही रोक लेता है। वह पहाड़ी कबीले का मुखिया कहता है, नाम। चान पूछता है, नाम क्या। वह कहता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम पहले इंसान हो जिसने इस तरह मेरा वार रोका है। मेरा नाम बोल्डर किंग है, पहाड़ी कबीले का मुखिया, मेरे कबीले को बोल्डर कबीला भी कहा जाता है। चान कहता है, मैं ट्राइब ऑफ न्यू कमर्स यानी नए लोगों का कबीले से चान ली हूँ। वह कहता है, यह शिकार तुम रख सकते हो, क्योंकि कबीले के 2-3 लोग मुझे शांत नहीं कर सकते, मुझे तो पूरा कबीला। यह शब्द आधे में ही छोड़कर बोल्डर किंग वहाँ से निकल जाता है। टोनबोन चान के पास आता है और कहता है, वह बहुत ज्यादा खतरनाक था। चान कहता है, हाँ वह खतरनाक था, लेकिन हमें पहले इस भालू को बचाना होगा। दूसरी तरफ पहाड़ी कबीले वाले उनके मुखिया से पूछते हैं, मुखिया आपने उन सभी को क्यों छोड़ दिया। बोल्डर किंग कहता है, मैं इस शिकारी में सिर्फ लिटिल व्हाइट फ्लावर की ताकत से लड़ रहा था। डिवाइन ग्रास मैंने कबीले में रखी थी और उस लड़के ने मेरे 70% पावर का वार बहुत आसानी से रोक लिया। उसका हथियार भी कोई साधारण हथियार नहीं है, इस वजह से हमें पूरी ताकत के साथ उन पर हमला करना होगा। चान उसके सभी साथियों को पूछता है, क्या किसी को इस जहर का तोड़ पता है। सभी हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। चान सोचता है, मेरे पास आखिरी रास्ता सिर्फ एक ही है, ये दोनों पत्तियां में जहर काटने की क्षमता है, लेकिन मुझे पता नहीं ये दोनों पत्तियां इस भालू पे काम आएगी भी या नहीं। लेकिन मेरे पास कोई भी दवाई न होने के कारण ये दोनों पत्तियां मैं इस भालू को खिला देता हूँ। चान वह दोनों पत्तियां उस भालू के मुंह में डाल देता है। धीरे धीरे चान को मिला हुआ वक्त कम होता है। जब आखिरी 1 सेकंड बाकी रहता है तब चान को मैसेज आता है, इस भालू पर जहर का असर कम हो गया है, अब यह बच सकता है। टोनबोन चान से कहता है, क्या यह भालू बच गया है। चान कहता है, हाँ अभी यह बच सकता है। हायू कहता है, तो क्या अब हम मेरे कबीले का बदला लेने के लिए उन पहाड़ी कबीले के पीछे जा सकते हैं। चान कहता है, हमें अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं, शायद उनके पास कुछ छुपे हुए हथियार भी हो सकते हैं, इस वजह से अभी हम उन पर हमला नहीं कर सकते। हायू कहता है, मैं जानता हूँ अगर हमने अभी हमला नहीं किया तो वह जरूर हमारे कबीले पे हमला करेंगे। चान सीरियस मूड में कहता है, अगर पहाड़ी कबीले ने हमारे कबीले पर हमला करना है तो उनको करने दो, हम वहाँ पूरी तैयारी में रहेंगे।
चान अपने साथियों से कहता है, तुम सभी जमा किए हुए धान और बाकी झाड़ियों को लेके अपने कबीले में चले जाओ। मुझे आज रात इस भालू की रक्षा करनी होगी। अगर हम इसे ऐसा ही छोड़ देते हैं तो बाकी जानवर इसे खा लेंगे। भालू ठीक होते ही मैं अपने कबीले में वापस आ जाऊंगा। रात में चान उस भालू के साथ सोया हुआ होता है। तभी कुछ सियार उस भालू पे हमला करने के लिए आ जाते हैं। चान उनसे कहता है, सभी आ जाओ, मुझे पता था कोई ना कोई इसे खाने जरूर आएगा। अच्छा हुआ, वैसे मुझे भी भूख लगी थी, तुम लोगों ने यहाँ आके मेरे खाने का इंतजाम कर दिया। यह कहकर चान अपनी कुल्हाड़ी बाहर निकाल लेता है। थोड़ी देर बाद एक सियार आग के ऊपर एक लकड़ी पर लटका हुआ होता है और चान उसे खा रहा होता है। चान कहता है, मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा भूख लगी थी, अच्छा हुआ खाना खुद ब खुद मेरे पास आ गया। तभी भालू अपनी आंखें खोल लेता है और चान की तरफ देखने लगता है। चान उससे पूछता है, क्या तुम्हें भी खाना चाहिए? वह हाँ कहता है। उसके बाद दोनों मिलकर पूरा खाना खत्म कर देते हैं। तभी चान को एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा होता है, आपने भालू को बचाने का मिशन पूरा कर दिया है, आपको 2 किल पॉइंट्स मिलते हैं, आपका भालू के साथ जुड़ाव हो चुका है। चान सोचता है, जैसे मैंने पहले प्लान किया था वैसे ही यह स्किल पॉइंट मैं अपने फिजिक में ऐड करूंगा। तभी वह भालू चान को एक सियार की लाश ला के देता है। चान बोलता है, क्या तुम मुझे थैंकिंग गिफ्ट दे रहे हो? तो भालू बड़े बड़े आंखें करके उसकी तरफ देखता है। तब चान कहता है, इस शेर की शिकार तो मैंने ही की थी। तो वो भालू छोटा मुंह बना लेता है। चान कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट करता हूँ। चलो तुम अब ठीक हो गए हो, मुझे मेरे कबीले में जाना होगा। जैसे ही चान जाने लगता है वह भालू उसे पीछे से पकड़ लेता है। चान कहता है, क्या तुम्हें भी मेरे साथ कबीले में आना है? वह भालू बड़े बड़े आंखें करके चान की तरफ देखने लगता है। चान कहता है, ठीक है ट्रांसफॉर्म, लेकिन कुछ नहीं होता। चान बोलता है, मैंने तो बहुत सारे मांगा में पढ़ा है, ट्रांसफॉर्म बोलने के बाद हमारे पेट छोटे हो जाते हैं, लेकिन तुम तो छोटे ही नहीं हो रहे हो। भालू को यह कुछ समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, मैं तुम्हें नाम देता हूँ जुंडा। नाम सुनकर वह भालू बहुत खुश हो जाता है। चान सोचता है, भालू मेरे सवारी करने के लिए बहुत अच्छा जानवर रहेगा, क्योंकि भालू की स्पीड भी बहुत होती है और वह जल्दी नहीं थकते। यह मुझे शिकार करने में भी मदद कर सकता है। चान उस भालू के पीठ पर बैठ जाता है और सोचता है, अब मेरे पास एक ताकतवर और तेज भागने वाला साथी है, मैं दूर जगह पर भी स्काउटिंग कर सकता हूँ। चलो देखते हैं इस डायरेक्शन में क्या है। वह भालू को लेके एक डायरेक्शन में जाने लगता है। आगे जाने पर उसे कुछ पैरों के निशान दिखते हैं। चान सोचता है, यह पैरों के निशान बहुत ज्यादा डीप है, इसका मतलब यह मिट्टी नरम है, शायद आगे दलदल हो सकती है। आगे जाने पर चान को एक बांस का जंगल दिखा है, यानी बाम्बू फॉरेस्ट। इन बांस के लकड़ी के उपयोग में न केवल घर बनाने के लिए, लेकिन पटाखे बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर हमारे पास पटाखे होंगे तो हम दुश्मन को चौंका सकते हैं। वैसे भी खुदाई के वक्त हमें वह चकमक पत्थर मिला था, हम पटाखे बनाने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पटाखे बनाने के लिए मुझे सल्फर लगेगा, लेकिन वह मुझे ज्वालामुखी के पास ही मिल सकता है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। मैं मैप चेक करता हूँ। यह कहकर चान अपना मैप ओपन कर लेता है। मैप पर उसे दिखता है आगे वही पहाड़ है जहाँ पे वह हिम दैत्य बैठा था। शायद वह पहाड़ भी ज्वालामुखी से बना हुआ हो सकता है, उसका शेप भी वैसा ही था। शायद मुझे उस पहाड़ी के नजदीक जाके एक बार देखना चाहिए। यह कहकर वह उस भालू को भगाने लगता है। थोड़ा आगे आने के बाद उस पहाड़ के बाजू में चान को एक झील दिखती है। चान उस भालू से कहता है, चलो झील की तरफ चलो, हम देखते हैं झील में क्या है। वह धीरे धीरे उस झील की तरफ जाते हैं। झील के पास जाने के बाद उस झील के अंदर उन्हें कुछ दिखता है। चान सोचता है, शायद यह कोई बड़ा जानवर हो सकता है। यह सोचते ही उस झील के अंदर से एक डायनासोर बाहर आता है। ये वही डायनासोर होता है जिसे उस हिम दैत्य ने बांध के रखा हुआ होता है। उस डायनासोर को देखकर भालू भी डर जाता है। चान सोचता है, जब पहली बार मैं पैर से बने हुए गड्ढे में गिरा था, शायद वह गड्ढा इसी डायनासोर का हो सकता है। अगर यह वही डायनासोर है तो वह हिम दैत्य कम से कम 15 दिनों से सो रहा है। चान उस भालू से कहता है, चलो धीरे से यहाँ से निकलो, हम उस पहाड़ी पे जाके वहाँ पे कुछ सल्फर मिलता है क्या देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है यह पहाड़ी ज्वालामुखी से बनी हुई है। अगर यह पहाड़ी ज्वालामुखी से बनी है तो यहाँ सल्फर 100% होगा। वह दोनों धीरे से वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह उस बर्फीले पहाड़ पर आ जाते हैं। चान उस भालू से कहता है, रुको, मुझे यहीं पे उतार दो। नीचे उतारने के बाद चान वहाँ के बर्फ के नीचे चेक करता है तो उसे कुछ पीला पदार्थ मिलता है। वह सोचता है, मेरा सोचना बिल्कुल ठीक था, यह सल्फर ही है। वह फिर से आजू बाजू के बर्फ के नीचे देखने लगता है तो एक जगह पे उसे बहुत सारा सल्फर मिलता है। थोड़ी देर बाद चान अपने कबीले में आ जाता है। वहाँ आने के बाद छोटा शॉन टोनबोन से कहता है, टोनबोन वहाँ देखो, आगे से एक भालू आ रहा है। सभी लोग उस भालू से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस भालू के ऊपर बैठा हुआ चान कहता है, डरो मत, यह मेरा पालतू भालू है। छोटा शॉन खुश हो जाता है और चान से पूछता है, क्या मैं भी इस भालू पे बैठ सकता हूँ? चान भालू के ऊपर रखी हुई बांस की लकड़ियाँ निकालते वक्त उसे कहता है, हाँ तुम भी बैठ सकते हो। वह बहुत खुश हो जाता है। सभी उस भालू को देखकर खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी एक मछली मानव भागते हुए आता है और चान से कहता है, मुखिया, हमारे समंदर किनारे वाले कबीले पर एक बड़े मछली ने हमला कर दिया है। चान कहता है, यह कौन सी बड़ी मछली है, मुझे देखना होगा। यह कहकर वह उस तरफ जाने लगता है। यह समंदर किनारे जाने के बाद चान को दिखता है कुछ मछली मानव उस समंदर के किनारे घायल हुए होते हैं। तभी समंदर से एक बड़ी मछली बाहर आती है। उस मछली पर कुछ मछली मानव हमला कर रहे होते हैं। उस मछली को देखते ही चान को एक नोटिफिकेशन आता है, इचथॉयरस, एक गुस्से वाली मछली। यह मछली 7 मीटर लंबी है। पूरी वयस्क होने पर 10 मीटर लंबी हो सकती है।
चान कहता है हमें इस मछली को पकड़ना होगा, हम इतनी बड़ी मछली हाथ से नहीं जाने दे सकते, अगर हमने इसे किनारे की तरफ खींच लिया तो हम इसे आसानी से पकड़ सकते हैं। यह सुनते ही भालू उस ओर भागना शुरू कर देता है। यह देखकर चान भालू से पूछता है, क्या तुम मेरी भाषा समझ सकते हो? भालू कुछ आवाज निकलता है। चान सोचता है भालू से जुड़ाव का यही शायद मतलब होगा। भालू जोर से भागता है और उस मछली पर छलांग लगा देता है। मछली भालू को अपनी पूंछ से मारती है, लेकिन तभी चान उस मछली के पेट पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। तभी मछली वापस पलटकर चान को अपने मुंह में पकड़ लेती है और समंदर के अंदर ले जाने लगती है। चान सोचता है शायद अब मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि समंदर के अंदर इस मछली से लड़ना नामुमकिन है। चान का दम घुटने लगता है, लेकिन वह मछली आगे नहीं जा रही होती है, क्योंकि ऊपर से उस भालू ने उस मछली को पकड़ा हुआ होता है। चान सोचता है भालू अभी तक जिस तरह मैंने कहा था उस तरह इस मछली को किनारे खींचने की कोशिश कर रहा है। मुझे हार नहीं माननी चाहिए, पर मैं इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता। तभी चान के बाजू से एक लड़की आती है। उसके हाथों में एक काला चाकू होता है। वह उस चाकू से मछली के मुंह पर हमला कर देती है, जिस वजह से मछली का मुंह खुल जाता है और चान समंदर के अंदर जाने लगता है। वह लड़की चान के तरफ आती है, लेकिन दम घुटने की वजह से चान बेहोश हो जाता है। बेहोशी से जागने के बाद चान को सामने दो मछली मानव और भालू दिखते हैं। वह चान को पूछते हैं, मुखिया क्या आप ठीक हो? चान कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो लड़की कहाँ है? वह लड़की वहाँ आ जाती है। मछली मानव कहते हैं यह एलन है, हमारे कबीले में सबसे अच्छी तैराक थी। एलन से उसका चाकू लेकर चान कहता है तुम्हें यह ज्वालामुखी पत्थर से बना चाकू कहाँ से मिला? वह कहती है मैंने यह बुरे लोगों से लिया है। चान कहता है बुरे लोग मतलब क्या तुमने पहाड़ी कबीले वालों से यह चाकू लिया? वह कहती है जिस दिन हम पर हमला हुआ था उस दिन कुछ सुनने की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं और मेरे कुछ साथियों को बुरे लोगों ने पकड़ लिया था। हमें वहाँ रोज काम करवाते थे। एक दिन मेरे भाई ने मुझसे कहा एलन इन लोगों में से एक पर मैं हमला कर दूंगा और उसका चाकू तुम्हें दे दूंगा। वो चाकू लेकर तुम तुरंत ही समंदर में छलांग लगा देना और यहाँ से जल्दी निकल जाना। जो कि तुम सबसे तेज तैराक हो, तुम्हें ही यहाँ से निकलने का सबसे ज्यादा मौका होगा। कबीले में जाने के बाद हायू से कहना हमें यहाँ बंदी बनाकर रखा है। उस दिन हमें एक गार्ड डांट रहा था, उसी के ऊपर मेरे भाई ने हमला कर दिया। उस हमले की वजह से उसका चाकू नीचे गिर गया। वह उठाकर मैं तैरकर आ रही थी, तभी मैंने देखा कि एक बड़ी मछली तुम्हें खाने वाली थी, इसलिए मैंने उस पर हमला कर दिया। तुम्हें बाहर निकालने के बाद मुझे कुछ साथियों ने कहा तुमने हमारे कबीले को बचाया है। चान कहता है तुम मछली मानव कबीले से थी, इस वजह से आज से तुम हमारे कबीले में रह सकते हो। मैं तुम्हें हायू से मिला दूंगा। थोड़ी देर बाद वह सब उस मछली को लेकर चान के कबीले की ओर निकलते हैं, लेकिन तभी उन्हें स्टोनबोन और हायू मिलते हैं। चान और एलन हायू को सारी कहानी बताते हैं। हायू चान से कहता है हमारे 10 साथियों को उन पहाड़ी कबीले वालों ने बंदी बना के रखा है, हमें उन्हें जल्द से जल्द बचाना होगा। चान कहता है हाँ हम उन्हें जरूर बचाएंगे। उसी समय पश्चिमी सिग्नलिंग टावर से धुआं आता है। स्टोनबोन कहता है सिग्नलिंग टावर से धुआं क्यों आ रहा है? उसी दिशा में पहाड़ी कबीला रहता है। चान कहता है जंगल से वापस जाते वक्त उस पहाड़ी कबीले के मुखिया ने हमें कहा था कि वह कबीले पे हमला करेगा। क्या यह पहाड़ी कबीले का हमला हो सकता है? चान कहता है स्टोनबोन तुम सभी औरतें बच्चे और खाने को समंदर वाले किनारे में ले जाओ, हम वहाँ उन सबकी रक्षा कर सकते हैं। हायू तुम और एलन नदी के रास्ते पश्चिम की ओर जाओ और जो भी हमारे साथी रास्ते में मिलेंगे उन्हें एक जगह पर इकट्ठा होने को कहो और मैं यहाँ से अपने मुख्य कबीले में जाता हूँ। सभी लोग थोड़ी देर बाद जहाँ हमने 30 जाल बिछाए है वहाँ आ जाओ। चान तेजी से कबीले की ओर भागता है। कबीले में आने के बाद उसे कबीले में देखकर सब चौंक जाते हैं। चान कहता है हमारे कबीले पे हमला होने वाला है। वह शोयांग से कहता है मैंने तुम्हें जो ऊंची जगह बताई है वहाँ जाओ और पूरे हालात का जायजा करने के बाद मुझे बताओ। तभी वह ताकतवर लड़की वहाँ आती है और कहती है मुखिया आप मुझे कभी भी कहीं लेकर नहीं जाते हो, आज मैं आपके साथ आऊंगी। चान कहता है हाँ इस बार तुम मेरे साथ आ सकते हो। वह खुश हो जाती है। चान लुईटैंग से कहता है तुम शोयांग के साथ जाओ और उसकी रक्षा करो। थोड़ी देर बाद सभी 30 जालों की जगह पर छुप जाते हैं और पहाड़ी कबीले वालों का इंतजार करने लगते हैं। मछली मानव नदी में, चान और कुछ साथी झाड़ियों में, छोटा शॉन और एल्फ एयन पेड़ पर होते हैं। एक टकला आदमी चान से कहता है अच्छा हुआ हमारे पास सिग्नलिंग टावर है, हमें पहले ही पता चल गया कि वह पहाड़ी कबीले वाले आने वाले हैं। चान कहता है हाँ। तभी पहाड़ी कबीले वाले वहाँ आ जाते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद बोल्डर किंग उसके साथियों को रुकने का इशारा करता है और कहता है मुझे पता है तुम सभी यहाँ छुपे हो, चलो बाहर आ जाओ, हम आमने सामने की लड़ाई करते हैं और देखते हैं कौन सा कबीला ज्यादा ताकतवर है। आगे जाने से पहले हम थोड़ा पहाड़ी कबीले के बारे में जानते हैं। पहाड़ी कबीले की जो ताकत है स्पेशली बोल्डर किंग की, वह विचेस द्वारा किए गए मैजिक यानी जादू से आती है। यह जादू करने के लिए उन्हें कुछ चीजें लगती है जैसे व्हाइट फ्लावर या डिवाइन ग्रास। पिछले बार जब पहाड़ी कबीले वालों की लड़ाई चान के कबीले के साथ हुई थी तब उनके पास सिर्फ व्हाइट फ्लावर की पावर थी, लेकिन इस बार उन्होंने डिवाइन ग्रास की पावर लेके यहाँ आए हैं। हेलो दोस्त, मैं आपका स्वागत करता हूँ रिकार्नेटेड इन प्रिमिटिव वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 25 में। बोल्डर किंग कहता है मुझे पता है तुम सभी यहाँ छुपे हो, सब बाहर आ जाओ। चान सोचता है क्या इसे पता है यहाँ पे हमने अलग अलग जाल बिछाए हैं, इसे कैसे पता चल सकता है कि हम यहाँ हैं? उसके बाद बोल्डर किंग कहता है तुम सब सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता चला कि तुम लोग यहाँ छुपे हो। मुझे यहाँ किसी भी तरह की आवाज नहीं आ रही है, जैसे पंछियों की आवाज, मेंढक की आवाज, किसी भी इंसेक्ट की आवाज। सच कहूँ तो मुझे इस तरह की लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम लोग बाहर नहीं निकले तो मुझे मेरी ताकत इस्तेमाल करनी होगी।
चांद सोचता है शायद हमें इनसे आमने सामने की लड़ाई करनी होगी। वो सभी से कहता है ठीक है, सब बाहर आ जाओ। सभी बाहर आने के बाद पहाड़ी कबीले को घेर लेते हैं। बोल्डर किंग कहता है बहुत अच्छे, हमारे दोनों कबीले के पास लगभग सेम लोग हैं, हम एक दूसरे से आमने सामने लड़ सकते हैं। चैनली, मैं तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज करता हूँ। यह सुनकर हायो गुस्से से कहता है मुखिया से लड़ने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, वैसे भी मुझे मेरे कबीले का बदला तुमसे लेना है। यह कहकर हायो बोल्डर किंग पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन तभी पहाड़ी कबीले से एक टकला आदमी उसे बीच में ही रोक लेता है। वह हायो से कहता है तुम भी मेरे होते हुए हमारे मुखिया के साथ नहीं लड़ सकते। बोल्डर किंग कहता है मट्स, इसे तुम संभालो। यह सुनते ही मट्स हायो को दूर फेंक देता है। यह देखकर चांद सोचता है हायो हमारे कबीले के ताकतवर लोगों में से एक है, लेकिन इस आदमी ने उसे एक ही झटके में फेंक दिया, शायद यह बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। तभी एल्फ एयन एक रस्सी काट देती है, उस वजह से एक लकड़ी का तना एक मोटे आदमी को लगता है, लेकिन वह बड़ा तना लगने के बाद भी वह मोटा आदमी एक इंच भी नहीं हिलता। चांद सोचता है अब यह कौन है जो इतने बड़े पेड़ के तने के वार से भी नहीं हिला, शायद यह लड़ाई हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। हायो खांसते हुए खड़ा होता है, तभी मट्स उस पर फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार हायो झुक जाता है और वह हमला पीछे पत्थर पर लगता है और उस पत्थर के अंदर मट्स का हाथ चला जाता है। इस सिचुएशन का फायदा उठाकर हायो कंधे से मट्स को ढकेलता है और उसे नदी की ओर ले जाने लगता है और उसे कहता है मैंने तुम्हारी ताकत जमीन पर देख ली, अब मैं तुम्हें मेरी ताकत पानी के अंदर दिखाता हूँ। पानी के अंदर मैं इससे नहीं लड़ पाऊंगा। यह सोचकर मट्स पूरी ताकत से अपने दोनों पैर जमीन में गाड़ देता है और हायो को रोक लेता है। यह देखने के बाद एलन पीछे से मट्स पर चाकू से हमला करती है। उसका चाकू मट्स को लगने ही वाला होता है, तभी एक साइड से मट्स का दोस्त एक छोटे आदमी को एलन की ओर फेंकता है। वह घूमते हुए एलन की ओर जाता है और उस पर एक जोरदार वार करता है, जिस वजह से एलन नदी में गिर जाती है। वह आदमी भी नदी के भीतर एलन पर हमला करने जाता है। बोल्डर किंग के पीछे खड़े दो भाई कहते हैं यहाँ सभी को लड़ने का मजा मिल रहा है, हमें अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है, चलो ठीक है हम उनके मुखिया पर हमला करेंगे। यह कहकर वह दोनों चैन पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी चैन के कबीले में से दो टकले भाई उन दोनों को रोक लेते हैं और वहाँ से दूर फेंक देते हैं। दोनों जुड़वा भाइयों में से एक कहता है जिसने मुझ पर वार किया वह मेरा शिकार है। दूसरा कहता है ठीक है तो वह बड़ा वाला मेरा शिकार होगा। तभी उनके पीछे खड़ा मोटा आदमी उस लकड़ी के तने को वहाँ से निकाल लेता है और हथियार जैसे उठाता है और कहता है मुखिया अब मैं यह लकड़ी का तना किस पर चलाऊं? बोल्डर किंग कहता है तुम्हें जहाँ चलाना है वहाँ चलाओ, लेकिन मुझे परेशान मत करो। वह मोटा कहता है ठीक है मैं किसी को ढूंढता हूँ। यह कहकर वह पीछे लड़ने वाले हाईहू की तरफ जाने लगता है। चांद सोचता है हाईहू एक साथ दो लोगों से नहीं लड़ पाएगा, मुझे उसे बचाना होगा। यह सोचकर चांद उस तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बोल्डर किंग एक वर्टिकल स्लाइस करता है। उससे बचने के लिए चांद बाजू हट जाता है। बोल्डर किंग कहता है क्या तुम मुझे भूल गए? मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, बाकी लोगों की चिंता मत करो। बोल्डर किंग के वारों से बचते हुए चांद चिल्लाता है कोई हाईहू की मदद करो। वह मोटा आदमी लकड़ी का तना जमीन पर घिसते हुए हाईहू के पीछे जाता है और वह उसे पीछे से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वह तना रुक जाता है। वह कहता है क्या तना कहीं अटक गया है? पीछे देखने पर उसे दिखता है उस ताकतवर लड़की ने वह तना पकड़ा होता है। वह उस मोटे से कहती है अभी तक मैंने भी किसी के साथ लड़ाई नहीं की है, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ सकती हूँ। वह कहता है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? यह कहकर वह उस ताकतवर लड़की के मुंह पर अपने पंजे से हमला कर देता है, लेकिन तभी उस आदमी के हाथ पर एक तीर लगता है। वह खुद का हाथ देखता है, तभी एक और तीर उसकी ओर आता है। वह आदमी उस तीर को अपने हाथ से रोक लेता है और खून बहते देख वह गुस्से में आ जाता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हारे साथ और कोई है जो मेरे साथ लड़ना चाहता है। छोटा शान एल्फ एयन से कहता है बहुत अच्छे एयन, तुम्हारे हमले दोनों बार उस मोटे आदमी को लगे, शायद नीचे जाकर हमें भी अपने साथियों की मदद करनी होगी। एयन कहती है हम वहाँ जाकर उन सबकी मदद नहीं कर सकते, उन सबके मुकाबले हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तुमने देखा होगा उस मोटे आदमी को वह पेड़ का तना लगने पर भी वह हिला तक नहीं था, हमें उन पर छुपकर ही हमला करना होगा। मैं यहाँ उन पर हमला करती हूँ, तुम कबीले में जाकर महारानी को यहाँ बुला के लाओ। दूसरी तरफ हाईहू और मट्स की लड़ाई चल रही होती है। हाईहू ने अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल किया होता है, लेकिन मट्स जगह से बिल्कुल नहीं हिलता है और तो और हाईहू पर वह कोनी से हमला भी करता है। उस हमले की वजह से हाईहू के मुंह से खून आने लगता है। हाईहू सोचता है कुछ भी हो जाए मुझे इसे नदी के अंदर ले जाना ही होगा। यह सोचकर हाईहू मट्स को जमीन से उठा लेता है और नदी की ओर भागना शुरू कर देता है, लेकिन तभी नदी के अंदर से एलन चिल्लाती है हाईहू उसे यहाँ मत लाओ, यहाँ ज्यादा खतरा है। तभी वह छोटा टकला आदमी एलन को नदी के अंदर खींच लेता है। हाईहू जोर से चिल्लाता है एलन और सोचता है यह कौन है जो एलन को पानी के अंदर मुश्किल दे रहा है। तभी मट्स हाईहू के पेट पर अपने दोनों हाथों से वार करता है। उस वार की वजह से हाईहू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। हाईहू सोचता है शायद मुझे इसे इंसानी तरीके से ही हराना होगा। यह सोचकर वह उसे उठा लेता है और WWE का जर्मन सुप्लेक्स मूव यूज करता है। उस वजह से मट्स का सिर जमीन पर जोर से लगता है और वह बेहोश हो जाता है। हाईहू भी घायल होने की वजह से उसी की बाजू में गिर जाता है और बाकी लोगों से कहता है दोस्तों इससे ज्यादा मैं लड़ नहीं पाऊंगा, प्लीज इन सबको हरा दो। हाईहू के पीछे पहाड़ी कबीले वाले जुड़वा और चांद कबीले वाले दोनों भाइयों के बीच लड़ाई चल रही होती है। दोनों जुड़वा उन दोनों टकले भाइयों के बीच खड़े होते हैं। टकले भाइयों में से एक के पास पत्थर का हथौड़ा और दूसरे के पास ढाल और कुल्हाड़ी होती है। वह दोनों एक दूसरे से कहते हैं हमें वह टेक्निक यूज करनी होगी।
दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उन जुड़वा भाइयों पर हमला कर देते हैं। जुड़वा भाइयों में से एक कहता है यह दोनों हमारे हाथों हारने के लिए आ रहे हैं। दूसरा कहता है तो भी हमें संभल कर लड़ना होगा, चलो पहले उस हथौड़े वाले पर हमला करते हैं। दोनों एक साथ हथौड़े वाले भाई पर हमला कर देते हैं। वह भी उनका डटकर सामना करता है, लेकिन तभी दोनों जुड़वा में से एक उसकी आंखों में कुछ डाल देता है। वह हथौड़े वाला कहता है भाई मुझे बचाओ, इन दोनों ने मेरे आंखों में कुछ डाल दिया है, मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है। तभी दोनों जुड़वा में से एक हथौड़े वाले भाई के पीछे से हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी ढाल वाला भाई एक कुल्हाड़ी उस जुड़वा के ओर फेंकता है जो सीधा जाके उसके कंधे पर लग जाता है। यह देखकर दूसरा जुड़वा गुस्से में आ जाता है और ढाल वाले भाई पर हमला कर देता है। कुल्हाड़ी फेंकने की वजह से उसके पास कोई हथियार नहीं रहता है। थोड़ी देर वह उसी ढाल से उस जुड़वा का मुकाबला करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस जुड़वा का चाकू उसे पेट में लगता है, लेकिन वह उस चाकू को और जुड़वा के हाथ को पकड़ लेता है और अपने हथौड़े वाले भाई से कहता है भाई मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम अपनी टेक्निक यूज कर सकते हो। यह सुनते ही अपने भाई पर पूरा भरोसा रखकर हथौड़े वाला भाई उसकी ओर भागता है और छलांग लगा देता है। ढाल वाला भाई ढाल आगे बढ़ाता है, उस ढाल का सहारा लेकर वह हथौड़े वाला भाई ऊंची जंप कर देता है और ऊपर से पूरे जोर से हथौड़ा मारने के लिए तैयार हो जाता है। वह हथौड़ा उस जुड़वा को लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी दूसरा जुड़वा आकर उसे बाजू में कर देता है और हथौड़ा दूसरे जुड़वा के पीठ पर लग जाता है। उस वजह से वह नीचे गिर जाता है। यह देखकर पहला जुड़वा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ एल्फ एन तीर चलाती है, लेकिन वह मोटा फिर से सभी तीरों को अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। वह सोचती है मेरे तीरों का उस पर कोई ज्यादा असर नहीं हो रहा है और वह ताकतवर लड़की भी जल्द ही थक जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। तभी ऊपर से उसे कुछ दिखता है। वह कुछ तीर उस ताकतवर लड़की के पैरों के पास मारती है। वो ताकतवर लड़की सोचती है एम का निशाना इतना कमजोर नहीं है, शायद वह मुझे कुछ कहना चाहती है। नीचे उसे रस्सी दिखती है। वह सोचती है शायद इसे हराने के लिए मैं रस्सी इस्तेमाल कर सकती हूँ। वह जल्दी से उस रस्सी को उठा लेती है और उस मोटे के पीछे जाकर उसके पैरों की ओर फेंक देती है और गोल गोल घूमकर उसके पैरों को जकड़ लेती है। वह मोटा थोड़ा बेवकूफ होने की वजह से उसे समझ नहीं आता यह क्या हो रहा है। वह उसे कहता है क्या तुम मुझसे अब लड़ना नहीं चाहती? वह उसे कहती है मैं तुमसे लड़ ही रही हूँ, सिर्फ यह तरीका अलग है। यह कहकर वह जोर से रस्सी को खींच लेती है। उस वजह से वह गिर जाता है और उसके हाथ से वह लकड़ी का तना भी छूट जाता है। तभी दूसरी ओर मर्स उठ जाता है और हाय उसे कहता है तुम्हें क्या लगा मैं इतने छोटे हमले से हार सकता हूँ? तभी पीछे से वह लकड़ी का तना आता है और उसके सर पर लग जाता है और वह बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ बोल्डर किंग और चान की लड़ाई जारी होती है। बोल्डर किंग कुछ हमले करता है, वह सब हमले चान अपनी कुल्हाड़ी से रोक लेता है। बोल्डर किंग एक ताकतवर हमला करता है, उस वजह से दोनों थोड़े दूर हो जाते हैं। चान सोचता है क्या ताकतवर हमला था, उस हमले की वजह से मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं। तभी बोल्डर किंग के सामने एक मछल आकर गिरती है। उसका एक साथी आकर उससे कहता है विचेस यानी जादूगरनियों का आदेश है इसे इस्तेमाल करने का। मुझे पता है आपको यह तरीका पसंद नहीं है, लेकिन आप जानते हो अगर हम हार गए तो क्या होगा। बोल्डर किंग उन पत्तियों की तरफ देखता है। चान सोचता है यह वही पत्तियां है जो मुझे हायो के बॉडी से मिली थी, क्या यह वह पत्तियां खुद पर इस्तेमाल करने चाहता है? मुझे इसे रोकना होगा। यह सोचकर चान अपनी कुल्हाड़ी की यानी पेंगु एक्स की पावर इस्तेमाल करने लगता है। बोल्डर किंग कहता है तुम सब मेरे लड़ने का तरीका जानते हो, तो भी तुम चाहते हो मैं इस तरीके का इस्तेमाल करूँ? तभी चान का एक अटैक उस आदमी की ओर आता है। वह सामने जंप करके उस अटैक से बच जाता है। वह मछल के पास जाकर कहता है तुम अगर इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए इसका इस्तेमाल कर देता हूँ। लेकिन बोल्डर किंग अपने पैरों से उस मछल को बुझा देता है। वह बोल्डर किंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई विचेस के ऑर्डर को फॉलो ना करने की? बोल्डर किंग उसे कहता है मैं नहीं सोचता कि यह उन विचेस की ऑर्डर होगी। अगर तुम्हें लगता होगा तो तुम मेरी कंप्लेंट उनसे कर सकते हो। वह भागते भागते कहता है मैं तुम्हारी कंप्लेंट उसी को करूंगा। बोल्डर किंग चान से कहता है ठीक है अब हम हमारी लड़ाई जारी रख सकते हैं। बोल्डर किंग सोचता है अभी जो वार चांग ली ने किया था वो काफी खतरनाक था, मुझे इस तरह के वारों से बच के रहना होगा। चांद सोचता है थोड़ी देर पहले मैंने मछलियों से लड़ाई की थी और वहाँ से बाल बाल बचा था, मुझे आराम करने का कोई मौका नहीं मिला और अभी मुझे बोल्डर किंग से लड़ना है। थकान की वजह से मेरे पेंगु एक्स की पावर भी कम हो गई है। मेरे दोनों आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मैं पिछले हमले जैसा सिर्फ एक और ही हमला कर सकता हूँ। मेरे सभी साथी भी बुरी तरह घायल है। अगर मैं यह लड़ाई हारता हूँ तो मेरे सभी साथी मारे जाएंगे। मुझे यह लड़ाई जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। यह सोचकर चान बोल्डर किंग पर हमला कर देता है। वह कंटिन्यूसली उस पर हमला कर रहा होता है। कुछ देर हमला करने के बाद बोल्डर किंग सोचता है इसके हाथों से खून बह रहा है, लेकिन मैंने अभी तक इसे घायल नहीं किया है। शायद यह उस पावर के इस्तेमाल की वजह से हुआ होगा। लड़ते वक्त बोल्डर किंग चान से कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ इस हालत में ज्यादा देर तक लड़ सकते हो और मैं भी तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं लड़ सकता, क्योंकि विचे द्वारा दी गई पावर अब खत्म हो रही है। हम हमारी लड़ाई का नतीजा एक आखिरी हमले से करेंगे। जो भी उस आखिरी हमले में जीतेगा वह इस लड़ाई का विनर होगा। चान कहता है ठीक है मैं भी यही सोच रहा था। यह कहकर दोनों एक दूसरे की ओर भागते हैं। चान की चारों ओर येलो ओरा और बोल्डर किंग के चारों ओर पर्पल ओरा होता है। जैसे ही दोनों एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ एक बड़ा विस्फोट होता है। वहाँ से धुआं हटने पर बोल्डर किंग नीचे गिरा होता है और चान खड़ा होता है। तभी चान के पूरे हाथ से खून बहने लगता है। वह तुरंत ही हरी दवा उस हाथ पर लगा लेता है।
पर कमजोरी की वजह से वह गिरने लगता है, लेकिन एल्फ एयन उसे पकड़ लेती है और धीरे से कहती है, मुखिया आप अभी गिर नहीं सकते क्योंकि उनके कुछ लोग अभी भी पानी के अंदर छुपे हुए हैं। तभी सामने से शॉयान बाकी कबीले को लेकर आती है। एयन कहती है, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी महारानी आ गई है। चान और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।